क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओडिसी आज रिलीज हो गई है। ये फिल्म एक 2000 साल पुराने महाकाव्य पर बेस्ड है। आप जानते हैं कि ग्रीक कवि होमर की दो रचनाएं हैं, इलियाड और ओडिसी। नोलन की फिल्म ओडिसी पर बेस्ड है। एक राजा था ओडिसीज जो घर लौटना चाहता है, लेकिन घर लौटना इस कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। लौटने से पहले की एक पूरी जंग है, 10 साल जो चली, जंग जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की के लिए हुई थी। और इस जंग की कहानी के बिना ओडिसी की कहानी अधूरी है। इसलिए आज आपके लिए एक सिरे से हम पेश कर रहे हैं पूरी कहानी, ट्रॉय की जंग से लेकर ओडिसियस के घर लौटने तक। कहानी की शुरुआत किसी लड़ाई के मैदान से नहीं होती है, बल्कि एक आलीशान शादी से होती है। और ये शादी थी पीलियस नाम के एक राजा और थीटिस नाम की एक जल देवी की। इस शादी में सारे ग्रीक देवता आए, खुद देवताओं के राजा ज्यूस भी आए। जैसे हमारे यहाँ इंद्र हैं, वैसे ही ग्रीक कहानियों में ज्यूस सबसे पावरफुल गॉड लिखे जाते हैं, सबसे पावरफुल देवता। अपने यहाँ देवता और भगवान अलग अलग चीज हैं, वहाँ एक ही शब्द है गॉड। तो सबसे पावरफुल देवता हैं ज्यूस। अब इनके साथ इनकी पत्नी हेरा भी आई थी, जो देवताओं की रानी हुई। इन दोनों के साथ बुद्धि और युद्ध की रणनीति की देवी भी आई, अथीना, और एफ्रोडाइटी भी आई, जो खूबसूरती और प्यार की देवी थी। इस पार्टी में एक देवी को लेकर न्योता नहीं दिया गया था, वो थी ईरिस। ग्रीक मिथकों में इन्हें कलह और झगड़े की देवी माना जाता है। अब जाहिर है कि झगड़े वाली देवी को तो नहीं बुलाएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो वो नाराज भी होगी। तो बदला लेने के लिए वो बिन बुलाए शादी में आई, और वहां उन्होंने सोने का सेब निकालकर महफिल के बीच में फेंक दिया, और इस सेब पर एक छोटा सा शब्द लिखा था, कलिस्ती। ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है सबसे सुंदर के लिए, यानी सबसे सुंदर औरत के लिए ये सेब था। अब यहां से खेल बिगड़ गया, या यहां से खेल शुरू हुआ भी बोल सकते हो आप। सेब के लिए इन तीन देवियों में झगड़ा चालू हुआ। रानी हेरा ने कहा कि मैं रानी हूं तो सेब मेरा। अथीना को लगा कि वो सबसे तेज हैं, तो सेब उनका हुआ, दिमाग तेज चलता है। और एफ्रोडाइटी तो खूबसूरती की ही देवी थी, तो उनके हिसाब से सेब उनका था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला ज्यूस की अदालत में पहुंचा। अब ज्यूस फंसे हुए हैं, एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ भी दो देवियां हैं। वो जानते थे कि अगर उन्होंने किसी एक को भी चुन लिया तो बाकी दो नाराज हो जाएंगी। ज्यादा दिक्कत तो बीवी के ही नाराज होने से होगी, लेकिन किसी एक को नहीं चुन सकते थे। बेसिक बात यह है। इसलिए ज्यूस ने पल्ला झाड़ा और कह दिया कि इसका फैसला मैं तो नहीं करता, कोई इंसान कर सकता है। यहां से सीन शिफ्ट होता है ट्रॉय के पास के पहाड़ों पर। ट्रॉय उस वक्त सबसे अमीर शहर होता था, आज के हिसाब से तुर्की में पड़ेगा। अपनी अभेद्य दीवारों के लिए मशहूर था। कहते थे कि इन्हें देवताओं ने बनाया। यहाँ के राजा थे प्रियाम। इस राज परिवार में कुछ साल पहले एक दुखद घटना हुई थी। सालों पहले जब प्रियम की पत्नी हेक्यूबा गर्भवती थी, तो उन्होंने एक सपना देखा, और सपने में उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बच्चे को नहीं बल्कि एक जलती हुई मशाल को जन्म दिया, और इस मशाल की आग ने पूरे ट्रॉय को जलाकर राख भी कर दिया। अब बुरा शगुन था। इस होने वाले बेटे को लेकर फिर एक भविष्यवाणी भी हुई। राजा प्रियम की एक बेटी भी थी, राजकुमारी कैसेंड्रा। कैसेंड्रा के पास भविष्य को देखने की ताकत थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि एक शाप के कारण कोई उनकी बात पर यकीन ही नहीं करता था। कहानी कहती है कि एक बार साक्षात सूर्यदेव यानी अपोलो कैसेंड्रा के प्यार में पड़े। अपोलो ने कैसेंड्रा को रिझाने के लिए उसे भविष्य में देखने की शक्ति भी दे दी, लेकिन कैसेंड्रा ने अपोलो का प्यार ठुकरा दिया। अपोलो गुस्सा हो गए। उन्होंने दिया हुआ वरदान वापस तो नहीं लिया, लेकिन एक ट्विस्ट जोड़ दिया और कैसेंड्रा को शाप दिया कि तू भविष्य तो देखेगी, सच भी बोलेगी, लेकिन दुनिया में कोई तेरी बात पर यकीन करेगा नहीं। अब जब रानी ने अपना सपना बताया तो कैसेंड्रा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि इस बच्चे को मार दो, ये ट्रॉय को जला देगा। लेकिन अपोलो का शाप था, इस वजह से कैसेंड्रा की बात सबको बकवास लगी, किसी ने माना नहीं। अब राजा प्रियम कंफ्यूजन में, लड़की ऐसा बोल रही है, बीवी सपना बता रही है, लेकिन है भी बच्चा। तो मारा नहीं उन्होंने अपने बच्चे को, लेकिन इस अपशकुनी कह लीजिए, जिस तरह से उस समय के राजा बात करते थे या सोचते थे, माहौल में उन्होंने अपने बेटे को बैनिश किया, पहाड़ पर मरने के लिए छोड़ दिया। खुद नहीं मार सकते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस बच्चे को एक चरवाहे ने उठाया, वो अपने घर ले गया उसे, और आगे चलकर इस बच्चे का नाम पड़ा पेरिस। पेरिस इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है। वो शख्स है जो युद्ध का कारण बनता है। अब पेरिस राज परिवार से दूर पहाड़ों पर बड़ा हुआ, बहुत ही हैंडसम और बहादुर था।
लोग अलेक्जेंडर भी कह देते थे उसे, जिसका मतलब था इंसानों का रक्षक। अब पेरिस की कहानी में भूमिका शुरू हुई जब ज़्यूस ने उसे गोल्डन एप्पल का फैसला करने के लिए चुना। हमने कुछ देर पहले बताया कि रानियों के बीच, देवताओं की जो रानियां हैं उनके बीच खूबसूरती के लिए लड़ाई हुई, तो ज़्यूस ने कहा कि इसका फैसला तो कोई इंसान कर सकता है, और पेरिस ही वो इंसान था जिसे ज़्यूस ने फैसले के लिए चुना। अब ये तीन देवियां पेरिस के पास आती हैं, हेरा, एफ्रोडाइटी और अथीना। तीनों खुद को सबसे सुंदर साबित करना चाहती थी, इसलिए तीनों ने पेरिस को लालच भी दिया। हेरा ने कहा कि पेरिस, तू अगर मुझे चुन लेगा तो मैं तुझे सम्राट बना दूंगी, तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी कि दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अथीना ने कहा कि पार का क्या करोगे, अकल बड़ी या भैंस है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान योद्धा बनाऊंगी और तुम हर जंग में अपनी रणनीति से जीत लोगे। अब आखिर में बारी आई एफ्रोडाइटी की, खूबसूरती की देवी। उन्होंने पेरिस की आंख में देखा और कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, ताकत, दिमाग, मैं तुझे वो चीज दूंगी जो हर मर्द का सपना होता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, और वो तेरी पत्नी बनेगी। अब पेरिस जवान था, उसने सम्राट बनने की पावर को भी छोड़ा और युद्ध जीतने की बुद्धि को भी छोड़ा। उसने चुना सुंदर महिला को और उसने वो सोने का सेब एफ्रोडाइटी को दे दिया। वादे के अनुसार एफ्रोडाइटी ने पेरिस को दुनिया की फिर सबसे सुंदर औरत का रास्ता भी दिया। अब एफ्रोडाइटी ने जिस औरत का नाम बताया था, जिसे दिलाने का वादा किया था, जिसका रास्ता बताया था, उसका नाम था हेलेन। 90s में ऐश्वर्या राय के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता था, अ फेस दैट लॉन्च्ड 1000 एड्स। ये वाक्य असल में हेलेन की कहानी से प्रेरित है। हेलेन के लिए कहा जाता था अ फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। प्राचीन यूनान की सबसे सुंदर राजकुमारी थी, स्पार्टा की थी। उसके पिता खुद देवताओं के राजा ज़्यूस थे। कहते हैं कि ज़्यूस ने एक बार हंस का रूप धरकर हेलेन की मां लेडा के साथ छल किया था, है ना, संबंध बनाया, जिसके बाद हेलेन एक अंडे से पैदा हुई थी। लेडा ने बाद में राजा टिंडेरियस के साथ में शादी की, इसलिए वो राजा टिंडेरियस की बेटी कहलाई। अब ये हेलेन जब शादी के लायक हुई तो टिंडेरियस के लिए एक सिरदर्द पैदा हुआ ये कि ग्रीस के कोने कोने से राजा, राजकुमार और बड़े बड़े योद्धा स्पार्टा आ गए। हर कोई हेलेन से शादी करना चाहता था, कोई धन दौलत का लालच देता था, तो कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता था। अब टिंडेरियस के सामने ये एक रिस्क की तरह आया। जानते थे वो कि अगर उन्होंने किसी एक राजा को चुना तो बाकी सब राजा उनके दुश्मन हो जाएंगे कि मुझे नहीं दे रहा लड़की। ग्रीस के ये राजा आपस में भिड़ जाते फिर, और स्पार्टा श्मशान बन जाता। अब यहां से कहानी में एंट्री होती है इस कहानी के सबसे होशियार किरदार ओडिसियस की। मैट डेमन, क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म के नायक। ओडिसियस उस वक्त ग्रीक्स में सबसे समझदार माना जाता था। इथाका का राजा था और आया भी वो हेलेन के स्वयंवर में था। लेकिन जब उसने देखा कि बड़े बड़े सूरमा लाइन में लगे हुए हैं, पहले से पहुंचे हुए हैं, तो ओडिसियस समझ गया कि उसकी दाल यहां नहीं गलने वाली। ओडिसियस की नजर हेलेन की चचेरी बहन पेनेलोपी पर थी। ओडिसियस राजा टिंडेरियस के पास गया। उसने एक डील ऑफर की, कहा कि महाराज, मैं आपकी समस्या सुलझा दूंगा, आपको बता दूंगा कि बिना खून खराबे के हेलेन की शादी कैसे होगी, बदले में आपको पेनेलोपी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी, है ना। इन्होंने भी हंटर फिल्म देखी थी, सेकंड बेस्ट पे दांव। राजा टिंडेरियस तैयार हुए। ओडिसियस ने जो आइडिया दिया उससे ओथ ऑफ टिंडेरियस यानी टिंडेरियस की शपथ के नाम से जाना गया। फिर ओडिसियस ने सारे राजाओं को एक साथ बुलाया, एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल स्पीच दी। कहा कि हम सब यहां पे हेलेन के लिए आए हैं, लेकिन हेलेन तो एक ही है, वो जिसे भी चुनेगी हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसकी पसंद का। लेकिन एक शर्त भी है, हम सबको एक कसम खानी पड़ेगी कि अगर भविष्य में हेलेन के पति पर कोई मुसीबत आती है या कोई हेलेन को उसके पति से छीनने की कोशिश करता है, तो हम सब मिलकर उस पति की मदद करेंगे, अपनी फौज लेकर आएंगे और उस दुश्मन को धूल चटा देंगे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। हर राजा को लगा कि शायद हेलेन मुझे चुनेगी, और अगर वो मुझे चुन लेगी तो ये बाकी सारे राजा जो ग्रीस के हैं मेरी सिक्योरिटी फोर्स बन जाएंगे। सबने अपनी तलवार निकाल ली और कसम खा ली, और यही वो कसम थी जिसने इस प्रेम कहानी को एक वर्ल्ड वॉर में बदला। फिर जब ये कसम पूरी हो गई तब हेलेन का स्वयंवर हुआ और उसने चुना मेनेलॉस को। मेनेलॉस नाम था अगेमेम्नन के छोटे भाई का, और ये अगेमेम्नन माइसीने के राजा थे। उस समय पूरे ग्रीस के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर सम्राट माने जाते थे।
मेनेलॉस के पास पैसा था, रुतबा था और अगेमेम्नन जैसे बड़े भाई का सपोर्ट भी था। तो शादी हुई और शादी के बाद सारे राजाओं ने शपथ भी खाई कि मेनेलॉस पर अगर कोई खतरा आता है तो हम सब आएंगे भाई की हेल्प करने के लिए। और इस शादी के बाद मेनेलॉस स्पार्टा के राजा भी हो गए, क्योंकि टिंडारियस की कोई औलाद थी नहीं। उधर ओडिसियस को भी पेनेलोपी मिल गई और बाकी राजा अपने अपने घर लौट गए। अगले कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर शुरू हुआ पेरिस प्रसंग। जैसे हमने पहले बताया था, गोल्डन एप्पल के बदले एफ्रोडाइटी ने पेरिस से वादा किया था कि तुझे हेलन मैं दिलवाऊंगी, लेकिन हेलन तो मेनेलॉस की पत्नी थी अब, और यहीं से युद्ध की जमीन बनती है। देवी एफ्रोडाइटी ने वादे के मुताबिक पेरिस की मदद की। सबसे पहले ट्रॉय के राजा प्रियम को पता चला कि उनका बेटा पेरिस मरा नहीं है बल्कि पहाड़ों पर जिंदा है। ये एफ्रोडाइटी का गेम चल रहा है। अब बाप है, खुशी खुशी अपने बेटे को महल में वापस बुलाया। राजकुमारी कैसेंड्रा, जो अभी भी भविष्य देख सकती थी, बार बार कहती रही कि ये कुल का विनाश करेगा लड़का, लेकिन अपोलो का शाप था, एक बार फिर उसकी सुनी नहीं किसी ने। बहरहाल पेरिस ट्रॉय पहुंचता है तो एफ्रोडाइटी अगली चाल चलती है। स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि पेरिस को एक डिप्लोमेटिक मिशन पर स्पार्टा भेजा जाता है ना, दोस्ती का दूत बनाकर। अब जैसे कि भारत में भी है, ग्रीक सभ्यता में भी मेहमान को भगवान माना जाता था, इसलिए स्पार्टा के राजा मेनेलॉस ने पेरिस का जोरदार स्वागत किया। कई दिनों तक पेरिस स्पार्टा में ही रहा। इस बीच मेनेलॉस को किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने पेरिस से कहा कि मेरे घर को अपना ही समझिएगा आप। और पेरिस ने घर के साथ साथ घर वालों को भी अपना समझ लिया। एफ्रोडाइटी के जादू और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसने हेलन का दिल जीत लिया और एक रात मौका पाकर हेलन को लेकर वो वापस ट्रॉय भाग गया। अब जब स्पार्टा के राजा मेनेलॉस वापस लौटे और अपनी खाली सेज उनको दिखी तो उनका कलेजा मुंह को आया। पेरिस ने सिर्फ उनकी पत्नी नहीं चुराई थी, उसने अतिथि धर्म का अपमान किया था। मेनेलॉस सीधे अपने बड़े भाई अगामेम्नॉन के पास गए और अगामेम्नॉन उस वक्त ग्रीक के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े राजा बन गए थे, जिन्हें कहा जाता था किंग ऑफ किंग्स। माइसिने के शासक थे, एक ऐसा शहर जिसके पास सोने का भंडार था, सबसे बड़ी फौज थी। अब अगामेम्नॉन ने जैसे ये बात सुनी, लड़ाई के लिए यूं तैयार हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भाई का दुख तो दिख रहा था, लेकिन ज्यादा उन्हें ट्रॉय की दौलत और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में दिलचस्पी थी। ट्रॉय उस रास्ते पर कब्जा जमाकर बैठा था सालों से, जहां से समंदर का सारा व्यापार कंट्रोल होता था। अगामेम्नॉन को एक चिंगारी चाहिए थी और हेलन का अबडक्शन वो चिंगारी बना। तुरंत ग्रीस के कोने कोने में मैसेंजर्स भेजे गए, लेकिन एक कानूनी हथियार की जरूरत थी ताकि बाकी राजाओं को लड़ने के लिए आना ही पड़े। और यहां काम आती है ओडिसियस की शपथ। आपको याद होगा कि हेलन जिसे भी चुनेगी, बाकी सारे राजा उसकी शादी की रक्षा करेंगे। अगर कोई हेलन को छीनने की कोशिश करेगा तो सबको मिलकर उसे वापस लाना होगा। ग्रीस के हर छोटे बड़े राजा को उस पुरानी कसम को निभाने का कॉल दिया गया, लेकिन हर कोई इस जंग में कूदना नहीं चाहता था। और इसमें सबसे पहला नाम किसका था? जिसने ओडिसियस वाली शपथ दिलाई थी, खुद ओडिसियस। ओडिसियस को पता था कि ट्रॉय की जंग छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। उसे अपने छोटे से राज्य से, अपनी पत्नी पेनेलोपी से, अपने नवजात बेटे टेलीमेकस से बड़ा प्यार था और जानता था कि जल्दी लड़ाई पूरी नहीं होगी, रिस्क बहुत है। तो जब अगामेम्नॉन के लोग उसे लेने पहुंचे कि अब चलना पड़ेगा, तुम्ही ने शपथ दिलाई थी, तो ओडिसियस ने क्या किया? पागलपन का नाटक किया। उसने अपने हल में घोड़े की जगह एक गधा जोता और एक बैल, और खेत में बीज की जगह नमक बोने लगा, है ना। पूरी तरह से पागल हो गए ऐसा दिखाया। लेकिन अब लोग देखकर हंसते थे, लेकिन अगामेम्नॉन ने जो दूत भेजे थे वो बड़ा चालाक था। उसने ओडिसियस की चालाकी को पकड़ लिया। उसने क्या किया? ओडिसियस के हल के सामने उसके नन्हे बेटे टेलीमेकस को लेटा दिया। अब यहां ओडिसियस के सामने दो रास्ते थे, या तो अपने बेटे के ऊपर से हल चलाकर अपना पागलपन साबित कर दे, या हल रोक ले और ये मान ले कि वो नाटक कर रहा था। जीत किसकी हुई? एक बाप के दिल की। ओडिसियस ने हल रोका, उसका राज खुला और उसे अनचाहे ही सही, लेकिन ट्रॉय की जंग के लिए तैयार होना पड़ा। ओडिसियस के बाद इस जंग में शामिल हुआ वो योद्धा जिसके बिना यह जंग कभी जीती नहीं जा सकती थी, अकीलीस। अकीलीस को आप एकदम महाभारत का अर्जुन समझ सकते हैं। बाकी वो जो वज्र वाला प्रसंग है वो दुर्योधन से ज्यादा मैच करता है, लेकिन क्योंकि नायक है तो अर्जुन से बहुत मिलती है स्टोरी।
ग्रीक्स का सबसे ताकतवर योद्धा था अखिलीस और उसकी अपनी खुद की कहानी बहुत दिलचस्प थी। अखिलीस साधारण योद्धा नहीं था, उसके अंदर आधा खून देवताओं का था और आधा इंसानों का। माँ थीटिस थी, जल देवी। थीटिस अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनको एक बात खाती थी कि बेटा मेरा है तो इंसान और इंसान को एक न एक दिन मरना पड़ेगा। थीटिस क्योंकि खुद देवी थी, कभी नहीं मरने वाली थी, तो चाहती थी कि मेरा बेटा भी अमर हो, कोई हथियार उसे छू न सके, कोई बीमारी उसे न मार सके। ग्रीक कथाओं के बाद के संस्करणों में कहा जाता है कि थीटिस नन्हे अखिलीस को लेकर पाताल लोक की सीमा पर बहने वाली नदी स्टिक्स के पास पहुंची। ग्रीक कथाओं में माना जाता है कि इस नदी का पानी जादुई है, अगर इसमें किसी को डुबो दिया जाए तो उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाता है, उस पर तलवार या फिर तीर का असर होता नहीं। थीटिस ने अखिलीस के दोनों पैर पकड़े, जब नन्हा बच्चा था उसे नदी के जादुई पानी में डुबाया ऐसे पकड़ के। अखिलीस का पूरा शरीर पानी से भीगा, सिर से लेकर टखने तक, लेकिन एक छोटी सी फिर चूक भी हो गई। जिस जगह से थीटिस ने अपने बच्चे को पकड़ा था, पानी वहां नहीं पहुंचा एड़ी पर, क्योंकि उसके हाथ की पकड़ ने उस हिस्से को ढक के रखा था। यही वो हिस्सा था जो इंसानी रह गया, बाकी उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया। आज भी मेडिकल साइंस में पैर की उस नस को अखिलीस टेंडन कहा जाता है। मुहावरा भी बना अखिलीस हील, जिसका मतलब है किसी की सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन सिर्फ जादुई शरीर अखिलीस को महान नहीं बनाता था, उसकी ट्रेनिंग भी वैसी होती। उसे पालने और शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी गई थी कायरन को। कायरन सेंटॉर था, आधा घोड़ा और आधा इंसान। बोजैक हॉर्समैन में आपने ऐसे लोग देखे होंगे। कायरन को ग्रीक मिथकों का आप द्रोणाचार्य मान सकते हैं। उन्होंने अखिलीस को तीरंदाजी, घोड़सवारी और संगीत ये सब सिखाया। कहते हैं कि अखिलीस को शेरों का कलेजा और सूअर की चर्बी खिलाई जाती थी ताकि उसके अंदर वैसी ही ताकत आए। शेर से बहादुरी और सूअर से जीवट आता है। अखिलीस जब जवान हुआ तो उसकी मां थीटिस के सामने फिर एक भविष्यवाणी आई। ज्योतिषियों ने कहा कि अखिलीस या तो एक लंबी और बोरिंग लाइफ जिएगा जिसे कोई याद नहीं रखेगा, या फिर एक छोटी लेकिन गौरवशाली जिंदगी जिएगा जिसे दुनिया हजारों साल तक याद रखेगी। अब थीटिस नहीं चाहती थी कि बेटा मरे, तो उसने अखिलीस को स्काइरोस नाम के एक द्वीप पर छुपा दिया। इस द्वीप के राजा थे लाइकोमिडीज। इनकी बहुत सारी बेटियां थी। अखिलीस को लड़कियों के कपड़े पहनाकर फिर राजा लाइकोमिडीज की बेटियों के बीच रख दिया गया। अब जब अगेमेम्नोन का बुलावा आया तो पता चला कि अखिलीस तो है ही नहीं। अगेमेम्नोन को मालूम था कि अखिलीस के बिना लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अखिलीस को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने सबसे शातिर सिपह सलार को दी, ओडिसियस को। ओडिसियस एक व्यापारी बनकर स्काइरोस के द्वीप पर पहुंचा। फिर ओडिसियस को पता चला कि अखिलीस यहाँ भेष बदल कर रहता है, इसलिए उसने फिर एक रास्ता निकाला, एक तरकीब। ओडिसियस ने द्वीप पर मौजूद राजकुमारियों के सामने गहने, रेशमी कपड़े और खुशबूदार तेल रखे, परफ्यूम वगैरह, और साथ ही इस ढेर में उसने एक शानदार तलवार और ढाल भी रख दी। अब हुआ कि ये सारी लड़कियां, ये राजकुमारियां कीमती तोहफे देखने में मशगूल हो गई। तू कान का दिखा, तू चूड़ दिखा, ये दिखा, वो दिखा। इतने में ओडिसियस ने युद्ध का बिगुल बजवा दिया, और बिगुल सुनते ही एक तरफ तो सारी राजकुमारियां डर के भागी, लेकिन एक लड़की अचानक चौकन्नी हो गई और उसने फौरन तलवार उठा ली। और इसी टाइम ओडिसियस समझ गया कि ये है अखिलीस। अखिलीस भी अंत में फिर ओडिसियस के साथ जाने को तैयार हो ही गया जब उसका भेद खुला। अब अगेमेम्नोन के बुलावे पर ग्रीस के तमाम योद्धा इकट्ठा हुए। 1000 से ज्यादा जहाज और 1 लाख से ज्यादा सैनिक। ये उस वक्त का सबसे बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन था। ट्रॉय पर चढ़ाई की तैयारी पूरी हुई। युद्ध शुरू होता हालांकि उससे पहले ही एक और ड्रामा हुआ। ये तमाम ड्रामे आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे कहानी में आपको इनका महत्व समझ में आए। महाभारत की तरह आप समझ सकते हैं, हर किरदार के जीवन में कोई पेंच है। कर्ण को मिला शाप जिसके चलते वो ऐन मौके पर अपनी विद्या भूल गया। ऐसे ही हर किरदार के साथ कुछ न कुछ होता है जो आगे कहानी में निर्णायक होता है। ऐसा ही कुछ ट्रोजन वॉर में भी हुआ। समंदर के किनारे खड़े ग्रीक जहाज कूच की तैयारी में थे और तभी एक समस्या खड़ी हुई। पूरा समंदर जो हिलोरे लेता था उसमें हवाएं चलना बंद हो गई। जहाजों के पाल बिना हवाओं के बेदम हो गए। सैनिक प्यास और बीमारी से मरने लगे। आपने इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा है। अगेमेम्नोन परेशान। उसने अपने पुजारी कालचास से पूछा कि ये दिक्कत क्या है, और पुजारी ने बताया कि देवी आर्टेमिस अगेमेम्नोन से नाराज हैं। क्यों? आर्टेमिस शिकार की देवी थी। एक बार अगेमेम्नोन ने आर्टेमिस के एक पवित्र हिरण का ही शिकार कर दिया, शिकार की देवी के हिरण का शिकार। इसका बदला लेने के लिए आर्टेमिस ने ऐन मौके पर हवाओं को रोक लिया था।
अब इसका इलाज क्या होगा? पुजारी ने बताया कि देवी को बलि चाहिए। किसकी? तो पुजारी ने जवाब दिया कि अपनी सबसे अजीज चीज की बलि देनी पड़ेगी। अब अगामेम्नॉन दिल में जानता था कि सबसे अजीज मेरे लिए कौन है? सबसे बड़ी बेटी इफिजीनिया। अगामेम्नॉन के सामने एक दुविधा आई। एक तरफ सबसे अजीज बेटी और दूसरी तरफ हजारों सैनिकों की जान और उसका साम्राज्य और नाक। अगामेम्नॉन ने अंततः अपनी बेटी को बुलाने का फैसला कर लिया। अपनी पत्नी क्लाइटेमनेस्ट्रा, उससे उसने झूठ कहा था कि अखिलीस इफिजीनिया से शादी करना चाहता है, इसलिए बुला रहा हूं। अब अखिलीस का रिश्ता आया तो खुश होकर माँ बेटी वहां गए भी, लेकिन पता चला कि इफिजीनिया को तो बलि देने के लिए बुलाया गया है। और ये सुनकर इफिजीनिया तो अपने पिता के गौरव को बचाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसकी पत्नी क्लाइटेमनेस्ट्रा ने इस धोखे को कभी माफ नहीं किया और अंततः वो अगामेम्नॉन के पतन का कारण भी बनी। लेकिन अभी मुख्य कहानी पर हम टिके रहेंगे। बलि देने के बाद देवी आर्टेमिस शांत हुई, हवाएं फिर से चलने लगी और जंगी बेड़ा ट्रॉय की तरफ रवाना हुआ। कहानी के मुताबिक रवानगी से पहले एक अजीब शगुन भी हुआ। बलि की वेदी के पास एक सांप निकला जिसने एक चिड़िया के 8 बच्चों को खा लिया और आखिर में मां चिड़िया को भी। पुजारी कालचास ने इसका मतलब बताया कि यह जंग 9 साल चलेगी, 9 जाने गई हैं और 10वें साल में ट्रॉय का पतन होगा। ओडिसियस, अखिलीस और अगामेम्नॉन इसी सब के बाद 1184 काले जहाजों को लेकर समंदर का सीना चीरते हुए ट्रॉय की तरफ बढ़ गए। ट्रॉय, जो अब तक अपने ऐश्वर्य में डूबा हुआ था, उसे अंदाजा नहीं था कि तबाही उनके दरवाजे पर कितनी जल्दी दस्तक देगी। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये देवताओं के ईगो और इंसानों के सम्मान की लड़ाई थी। अब पूरे ग्रीस की संयुक्त फौज ने ट्रॉय पर हमला तो किया, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। 9 साल लड़ाई हुई, लगभग एक दशक, पूरी जनरेशन जवान हो गई, लेकिन ट्रॉय की दीवारें टस से मस हुई नहीं। अब शहर की घेराबंदी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। ग्रीक सैनिकों के पास ट्रॉय की दीवारों को तोड़ने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि ये कोई मामूली पत्थर की दीवारें थी ही नहीं। ग्रीक मान्यताओं के मुताबिक इन्हें खुद समंदर के देवता पोसाइडन और सूर्यदेव अपोलो ने बनाया था। ग्रीक फौज ट्रॉय के तट पर तो पहुंच गई, लेकिन शहर के अंदर नहीं घुस पाई, तो उन्होंने समंदर के किनारे कैंप लगाया। सैनिकों ने अपनी छोटी सी दुनिया वहीं बसा ली। एक मार्केट लग गया, आसपास के गांवों को वो लूटते थे, खेती करते थे कुछ, और इंतजार करते कि कब ट्रॉय के बाहर निकलेंगे लोग वहां के, या कब दीवार में कोई दरार मिलती है, क्योंकि लड़ाई खत्म करना है, हेलन को वापस लेके जाना है। अब ट्रॉय की तरफ से कमान संभाल रहा था हेक्टर। हेक्टर प्रियाम का बड़ा बेटा था और पेरिस का बड़ा भाई। अगर अखिलीस ग्रीस का सबसे बड़ा योद्धा था, तो हेक्टर ट्रॉय की ढाल था। हेक्टर को आप महाभारत के भीष्म की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा योद्धा जो जानता है कि उसका भाई गलत है, लेकिन अपने देश और अपने पिता के सम्मान के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। फैमिली मैन था, जैसा आपने ट्रॉय में देखा भी होगा। पत्नी और छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था। अपने युद्ध का भूखा नहीं था, लेकिन जब बात ट्रॉय की आती तो जान देने के लिए तैयार भी था। राजकुमार था। 9 साल जंग के बीते, दोनों तरफ के सैनिक थक गए, बीमारियां फैलने लगी, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस लड़ाई का रुख मोड़ दिया। हुआ ये कि ग्रीक फौज ने पास के एक मंदिर पर हमला किया और वहां से 2 लड़कियों को उठा लिया। एक का नाम था क्रीसिस और दूसरे का नाम था ब्रीसिस। अगामेम्नॉन ने क्रीसिस को अपने पास रखा और ब्रीसिस को अखिलीस को इनाम के तौर पर दे दिया। लेकिन क्रीसिस के पिता अपोलो देवता के पुजारी निकले। उन्होंने अपोलो से प्रार्थना की और कहते हैं कि अपोलो ने ग्रीक कैंप में फिर प्लेग फैला दिया। ये देखकर ओडिसियस और अखिलीस ने अगामेम्नॉन पर दबाव डाला कि लड़की को वापस कर, और ये सुनकर अगामेम्नॉन का अहंकार जागा। उसने लड़की को तो वापस किया, लेकिन बदले में अखिलीस के पास जो लड़की थी ब्रीसिस, उसको छीन लिया। अब अखिलीस के लिए ये उसकी मर्दानगी और उसके सम्मान पर चोट थी कि भाई जो मेरा है आपने कैसे लिया। उसने अपनी तलवार म्यान में डाली और ऐलान किया कि आज से अखिलीस नहीं लड़ेगा और उसकी फौज भी नहीं लड़ेगी। देखो तुम मेरे बिना कैसे ट्रॉय जीतते हो। अब ये अगामेम्नॉन की सबसे बड़ी गलती थी। अखिलीस के हटने का मतलब था ग्रीस की आधी ताकत का एक बार में खत्म होना। अखिलीस की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसकी ढाल और उसका कवच खुद देवताओं के लोहार हेफेस्टस ने बनाए थे। अब कवच तो देवताओं के लोहार का बनाया हुआ था, लेकिन अखिलीस की सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा था। सिर्फ लड़ता नहीं था, शिकार करता था वो। ट्रॉय की फौज उसको देखते ही भागती थी और हेक्टर जैसे वीर भी अखिलीस के सामने आने से
बचते ही थे, क्योंकि अखिलीस का लॉजिक सिंपल था, मैं यहाँ किसी राजा के लिए लड़ नहीं रहा, मैं अपनी अमरता के लिए लड़ रहा हूँ। अब आदमी गुस्सैल है, इमोशनल है, और जब आन पे उसकी बात आ गई तो अखिलीस ने लड़ना छोड़ दिया। ये खबर जैसे हेक्टर को मिली, उसे लगा कि यही मौका है। उसने ट्रॉय के दरवाजे खोल दिए। ट्रोजन फौज इसके बाद समंदर की तरफ बिजली की तरह टूटी, ग्रीक सैनिकों को काटते हुए उनके जहाजों तक ही पहुंच गई लगभग, और जहाजों में आग अगर ये लगा देते तो ग्रीक फौज पूरी तरह से खत्म हो जाती, क्योंकि भागने का रास्ता नहीं है। अब अखिलीस अपने टेंट में बैठा हुआ ये सब देख रहा है कि मुझे क्या, अपना अब नहीं लड़ने वाले हैं। तब एंट्री होती है पेट्रोक्लस की। पेट्रोक्लस अखिलीस का सबसे करीबी दोस्त था। कुछ कहानियों में उसे अखिलीस का प्रेमी भी बताया गया है। उसने अखिलीस के पैर पकड़ लिए कि अगर तुझको नहीं लड़ना तो मत लड़, मुझे तो अपना कवच दे। ट्रोजन फौज को लगेगा कि तू वापस आ गया है और डरकर भाग जाएंगे। अखिलीस मान गया। पेट्रोक्लस ने अखिलीस का वो मशहूर कवच पहना और मैदान में उतरा। उसको देखते ही ट्रोजन सेना में भगदड़ मच गई। सबको लगा कि अखिलीस वापस आ गया, लेकिन पेट्रोक्लस जोश में होश खो बैठा। वो ट्रॉय की दीवारों के बहुत करीब चला गया और वहां उसका सामना हेक्टर से हो गया, और हेक्टर ने एक ही बार में पेट्रोक्लस को ढेर कर दिया। लेकिन जब हेलमेट हटाया गया तो हैरान रह गए सब कि अखिलीस नहीं, उसका दोस्त निकला। फिर जब पेट्रोक्लस की अजीज दोस्त की मौत की खबर अखिलीस के पास पहुंची तो कहते हैं कि उसकी चीख इतनी जोर की थी कि पूरा समंदर कांप गया। दुख नफरत में बदल गया। उसने अपना नया कवच पहना, युद्ध के मैदान में उतरा और लाशों के ढेर लगा दिए। कहते हैं कि उसने इतने ट्रोजन सैनिकों को मारा था कि पास की नदी खून से लाल हो गई और लाशों से भर गई। अब अखिलीस को रोकने की ताकत किसी में नहीं थी, बस एक हेक्टर उसका कुछ मुकाबला कर सकता था। अपने सैनिकों को बड़ी तादाद में मरता देख हेक्टर ने फैसला किया कि वो अखिलीस के सामने जाकर मुकाबला करेगा, और आखिरकार वो घड़ी आई जिसका इंतजार सबको था। ट्रॉय की दीवारों के सामने दो महान योद्धा आमने सामने आए, अखिलीस और हेक्टर। पूरा ट्रॉय दीवार के ऊपर से मंजर देख रहा था। राजा प्रियाम, हेलन और पेरिस सबकी सांसें थमी हुई थी। हेक्टर जानता था कि मौत आज ही होगी। अखिलीस के सामने वो टिक नहीं सकता था, लेकिन वो नहीं भागा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, लेकिन अखिलीस पर तो देवताओं का हाथ था। उसने हेक्टर के गले में अपना भाला उतार दिया और मरते हुए हेक्टर ने विनती भी की कि मेरा शरीर मेरे बाप को सौंप देना ताकि वो मेरा अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन अखिलीस के दिमाग पर खून सवार था। उसके अजीज दोस्त की मौत हुई। उसने कहा कि तुझे तो कुत्ते और गिद्ध खाएंगे। हेक्टर की लाश को फिर वो अपने रथ के पीछे बांधकर ट्रॉय की दीवार के चारों तरफ घसीटता है। राजा प्रियाम महल की दीवारों के ऊपर से, परकोटे के ऊपर से अपने बेटे की बेइज्जती देखते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। अखिलीस इसके बाद लाश को अपने कैंप में ले जाता है। उसी रात बूढ़ा राजा प्रियाम अकेले बिना किसी हथियार के चुपके से ग्रीक कैंप में अखिलीस के टेंट तक पहुंच गया, और उसने अखिलीस से कहा कि अपने पिता को याद करो अखिलीस, क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी मौत के बाद वो भी ऐसे ही तड़पें? मुझे मेरा बेटा दे दो। अखिलीस का दिल पिघल गया इसके बाद हताश बाप को देखकर। उसने हेक्टर का शव सम्मान के साथ राजा प्रियम को सौंप भी दिया, और ये भी कहा कि शोक मनाइए आप, और आप शोक मना सकें, अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर सकें, इसलिए अगले 12 दिन तक लड़ाई बंद रखी जाएगी। हेक्टर की मौत के बाद सबको लगा कि जंग खत्म हो जाएगी। ट्रॉय का सबसे बड़ा रक्षक गिर चुका था, लेकिन ट्रॉय हारा नहीं था। ट्रॉय की मदद के लिए दूर दराज से नई सेनाएं आ रही थी। पहले आई अमेज़न की रानियां, जिनकी मुखिया पेंथिसिलिया को अखिलीस ने मार डाला। फिर आया इथियोपिया का राजा मेमनन, जो कदकाठी में अखिलीस जैसा ही था। अखिलीस ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। अखिलीस अब बेलगाम हो चुका था, भूल गया था कि इंसान है। उसे लगता था कि अब मैं भी देवता हूं, तो अकेला ट्रॉय की दीवारों की तरफ दौड़ गया। उसने चिल्लाकर देवताओं को ही चुनौती दे दी, और यहीं उसने सबसे बड़ी गलती की। सूर्यदेव अपोलो अखिलीस से पहले ही चिढ़े हुए थे, क्योंकि अखिलीस ने अपोलो के मंदिर का अपमान किया था और उनके पुजारी की बेटी को अगवा भी किया था। जब अखिलीस ने ट्रॉय की दीवारों के पास पहुंचकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह शिकार किया, तब अपोलो ने तय कर दिया कि इस घमंडी योद्धा का वक्त पूरा हो गया, और उसके बाद तो सीधा उसने वहां से चुनौतियां ही देने शुरू कर दी। अपोलो
खुद युद्ध के मैदान में नहीं उतरे क्योंकि देवताओं का सीधा दखल इंसानों की लड़ाई में मना था, तो उन्होंने इस्तेमाल किया अगेन पेरिस का। पेरिस जिसकी वजह से ये पूरी जंग शुरू हुई थी, फिर से आया ये। पेरिस कोई महान योद्धा नहीं था, तलवारबाजी में कच्चा था, अक्सर जंग से भाग जाता था, लेकिन एक अच्छा तीरंदाज वो था। अखिलीस ट्रॉय के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, चिल्ला रहा था कि आज ट्रॉय को मिट्टी में मिला दूंगा, और पेरिस दीवार के ऊपर से उसको देख रहा है। उसके हाथ में था धनुष बाण। उसने एक तीर निकाला। अब पेरिस तीरंदाज तो अच्छा था, लेकिन इतना सटीक निशाना उसका नहीं था कि वो अखिलीस जैसे एक फुर्तीले योद्धा को मार सके। लेकिन यहां अपोलो ने चीटिंग की। जैसे ही पेरिस ने तीर छोड़ा, अपोलो ने हवा का रुख मोड़ दिया, और जिस अखिलीस का पूरा शरीर कवच से ढका था सिवाय उसकी एड़ी के, जहरीला तीर जा लगा सीधे एड़ी पर। अखिलीस को पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसे लगा कि मामूली सा जख्म है, लेकिन वो जहर तेजी से उसके खून में फैला। उसकी जादुई ताकत अचानक खत्म होने लगी। वो योद्धा जो हजारों से अकेला भिड़ जाता था, अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अखिलीस जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े ट्रोजन सैनिकों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि महाबली अखिलीस धूल चाट रहा है। अखिलीस ने मरते हुए भी पेरिस को ललकारा, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ छोड़ने लगी, और कुछ ही पलों में ग्रीस का सबसे बड़ा योद्धा मर गया। अखिलीस की मौत ने ग्रीक फौज की कमर तोड़ दी। उनका सबसे बड़ा हथियार जा चुका था। लेकिन इसी मौत के बाद ग्रीस की कमान ओडिसियस के हाथ में आई, जो दिमाग से युद्ध लड़ने वाला योद्धा था। अखिलीस बांह से, ओडिसियस दिमाग से। इसलिए अब तलवारों का दौर खत्म हुआ और चालबाजियों का दौर शुरू हुआ। ट्रॉय के लोग जश्न मना रहे थे कि अखिलीस तो मर गया। इन्हें लगा कि अब हम जीत गए, लेकिन वो भूल गए कि अखिलीस के पास सिर्फ बाजुओं की ताकत थी, ओडिसियस के पास दिमाग था, और उसी दिमाग में खतरनाक आइडिया भी था। अब युद्ध आगे बढ़ता उससे पहले इस कहानी का वो किरदार जिसके चलते ये युद्ध हुआ, पेरिस, अपने अंत को हासिल हो गया। कैसे? अखिलीस की मौत के बाद ट्रॉय में जश्न का माहौल था। पेरिस को लग रहा था कि उसने दुनिया के सबसे महान योद्धा को धूल चटा दी, जबकि गेम अपोलो ने किया था। तभी ग्रीक कैंप में एक नई रणनीति बन रही थी। ओडिसियस को एक और भविष्यवाणी के बारे में पता चला था। यह भविष्यवाणी कि ट्रॉय तब तक नहीं गिरेगा जब तक हेराक्लेस के जादुई तीर युद्ध के मैदान में नहीं आएंगे। हेराक्लेस ग्रीक मिथकों के सबसे शक्तिशाली नायक थे, असीम ताकत और साहस वाले। हेराक्लेस के पास एक धनुष और कुछ ऐसे तीर थे जो हाइड्रा नाम के एक जहरीले सांप के खून में डूबे हुए थे। हाइड्रा, उसका सर कलम किया जाता तो 2 निकलते थे, है ना, उसमें जहर भी था। तो और ये जहर इतना खतरनाक था कि कोई इलाज नहीं मिलता था। ये तीर फिलॉक्टेटिस नाम के एक योद्धा के पास थे। फिलॉक्टेटिस सालों से एक टापू पर अकेला और बीमार पड़ा था। ओडिसियस ने अपनी चालाकी से इसे मनाया और उसको युद्ध के मैदान में लेकर आया। एक दोपहर युद्ध के मैदान में पेरिस और फिलॉक्टेटिस का सामना हो गया। अब पेरिस को अपनी तीरंदाजी पर बड़ा घमंड था। उसने अखिलीस की एड़ी में मारा था। उसने तीर चलाया, लेकिन वो चूक गया। जवाब में फिलॉक्टेटिस ने हेराक्लेस का वो जादुई धनुष ताना और एक तीर छोड़ा जो सीधे पेरिस के कंधे को चीरते हुए निकल गया। अब चोट कहते हैं बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन तीर के ऊपर लगा हाइड्रा का जहर अपना काम शुरू करने लगा। पेरिस के शरीर में आग लगने लगी, तड़पने लगा। ट्रॉय के सबसे बेहतरीन हकीमों और डॉक्टर्स को बुलाया गया, लेकिन सबने हाथ खड़े किए। इस जहर की काट किसी के पास नहीं थी। अब जब पेरिस मौत के करीब पहुंचा, तब जाकर उसे अपनी एक पुरानी गलती याद आई। सीन ये था कि हेलेन से मिलने से बहुत पहले जब पेरिस पहाड़ों पर एक चरवाहा था, तब भी उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था इनोनी। इनोनी माउंटेन गॉडेस थी, पर्वत देवी, और जड़ी बूटियों की बड़ी जानकार थी। पेरिस जब हेलेन के प्यार में पागल होकर उसको लेने के लिए भाग गया, तब उसने अपनी पहली पत्नी इनोनी को धोखा दिया। इन्होंने ने तब कहा कि पेरिस, एक दिन तू मेरे पास वापस आएगा, और जब दुनिया का कोई डॉक्टर तुझे बचा नहीं पाएगा, तब सिर्फ मैं ही तेरा इलाज कर पाऊंगी। दर्द से कराहता हुआ पेरिस माउंट आइडा की तरफ बढ़ा, अपनी पहली बीवी के पास जरूरत पड़ी तो। रेंगते हुए वहीं पहुंचा, और उसकी हालत देखकर इन्होंने ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा कि अब तुझे हेलेन की याद नहीं आती? जा उसी से बोल कि तुझे बचा ले। तूने मेरा प्यार ठुकराया था, आज मैं तेरी जिंदगी ठुकराती हूँ। निराश होकर पेरिस वापस ट्रॉय की तरफ मुड़ा, लेकिन शहर तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में ही उसी पहाड़ पर जहां उसने अपना बचपन बिताया था, पेरिस ने दम तोड़ दिया। कहते हैं कि पेरिस के मरने के बाद इन्होंने को बहुत पछतावा हुआ।
गुस्सा उसका जब शांत हुआ तो उसे अपना पुराना प्यार याद आया और भागती हुई पेरिस की चिता तक वो पहुंची और उसी आग में कूदकर उसने अपनी जान भी दे दी। पेरिस की कहानी यहाँ खत्म हुई, लेकिन उसकी लगाई आग अभी तक नहीं बुझी थी। ट्रोजन वॉर का आखिरी अध्याय अब यहां से शुरू होता है। ट्रॉय की लड़ाई पूरे 10 साल चली, अनेक योद्धा मारे गए, लेकिन इस लड़ाई का जो मुख्य उद्देश्य था अब तक पूरा नहीं हुआ था। हेलन नहीं आई थी। ग्रीक फौज लड़ते लड़ते थक चुकी थी, लेकिन ट्रॉय की दीवारें ज्यों की त्यों खड़ी थी, है ना, देवताओं की बनाई दीवारें। कोई रास्ता जब नहीं दिखा तो ग्रीस के राजाओं ने वापस लौटने का मन बना लिया, सिवाय एक राजा के, और इस राजा का नाम था ओडिसियस। ओडिसियस शहर में दाखिल होने के रास्ते ढूंढ रहा था कि तभी उसको एक बात पता चली। ट्रॉय के एक युद्धबंदी राजकुमार ने ओडिसियस को बताया था कि जब तक ट्रॉय की दीवारों के अंदर पैलेडियम नाम की एक मूर्ति मौजूद है, तब तक शहर को कोई नहीं जीत सकता, दीवारों को नहीं भेज सकता। ये पैलेडियम लकड़ी की एक प्राचीन मूर्ति थी जिसे लक ऑफ ट्रॉय माना जाता था। तो ट्रॉय का हौसला तोड़ने के लिए मूर्ति को हासिल करना जरूरी लगा ओडिसियस को। लिहाजा वो और उसका एक साथी भिखारियों का भेष धर के अपने शरीर पर घोड़े की लीद मल के कि बदबू आएगी, लोग ऐसा समझेंगे कि कोई भिखारी है, चुपके से ट्रॉय के अंदर घुसे और यहां उनकी मुलाकात हेलन से हुई। अब ये देखिए क्या महिला है ये। हेलन पहचान लेती है लेकिन शोर नहीं मचाती है, ओडिसियस की मदद करती है। ओडिसियस मदद के बाद उस पवित्र मूर्ति को चुराकर ग्रीक कैंप वापस भी ले आता है और इसके बाद ओडिसियस ने ट्रॉय वासियों को धोखा देने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया। उसने एपायस या ईपीएस नाम के कारीगर से लकड़ी का एक घोड़ा बनाने को कहा, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, अपने घर वापसी के लिए ग्रीक लोग ये भेंट देवी अथीना को समर्पित करते हैं, बुद्धि की देवी। इसके बाद ओडिसियस ने अपने सैनिकों को एक आदेश दिया। ग्रीक फौज ने अपने टेंट्स में आग लगाई, अपने जहाजों में बैठकर समंदर में थोड़ा दूर चले गए, मानो वापस लौट रहे हों। अगली सुबह ट्रॉय के जासूसों ने देखा कि समंदर का किनारा तो खाली हो गया, ग्रीक्स चले गए। वो खुशी खुशी बाहर आए और उन्होंने वहां वो विशाल घोड़ा देखा तो उनको लगा कि ग्रीक्स ये तोहफा छोड़कर गए हैं, इसलिए घोड़े को शहर के अंदर ले जाने का फैसला हुआ। अब ये जो घोड़ा था इतना बड़ा था कि दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए दीवार का एक हिस्सा तोड़ा गया ताकि वो घोड़ा अंदर ले जाया जा सके। पूरे शहर में जश्न मना, शराब बही, लोग नाचते और गाते रहे। इन्हें लगा कि 10 साल का नरक अब खत्म हो गया, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि जिसे वो ग्रीक्स का तोहफा समझ रहे थे वो असल में एक घुसपैठिया है। दरअसल लकड़ी के उस घोड़े के अंदर ओडिसियस, जिसका प्लान है, मेनेलॉस जो हेलन का पति है, और अकिलीस का बेटा नियोप्टोलेमस, इनके साथ करीब 30 बेहतरीन योद्धा थे। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नशे में धुत होकर सो रहा था, घोड़े का वो गुप्त दरवाजा खोला गया। योद्धा चुपचाप नीचे उतरे और इन लोगों ने शहर के मुख्य दरवाजे खोल दिए। ग्रीक फौज जो एक पास के द्वीप पर छिपी हुई थी वो लौट गई और शहर में घुस गई। इसके बाद कोहराम हुआ। ग्रीक सैनिकों ने ट्रॉय के हर घर में आग लगाई। बूढ़े राजा प्रियाम को उनके महल के मंदिर में ही मार डाला गया। हेलन, जिसका पति मर चुका था, पेरिस की बात कर रहे हैं, उसकी शादी पेरिस के भाई डाइफोबस से कर दी गई थी। राजा मेनेलॉस ने डाइफोबस को बिस्तर से खींचकर मौत के घाट उतार दिया और मेनेलॉस जब हेलन के पास पहुंचा तो मारने के लिए उसने तलवार उठाई, लेकिन हेलन की खूबसूरती देखकर उसका हाथ रुक गया। अपनी तलवार उसने गिरा दी और हेलन को वापस अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और इसके साथ युद्ध का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, लेकिन ट्रॉय जलकर खाक हो गया। सुबह होते होते ट्रॉय धुएं का ढेर बन गया। देवताओं ने जब ऊपर से मंजर देखा तो वो भी कांप गए। इंसानों ने युद्ध के नाम पर जो वहशीपन दिखाया था, उसने देवी अथीना और देवता पोसाइडन को ग्रीक्स का दुश्मन बना दिया। देवताओं के गुस्से ने समंदर में ऐसे तूफान पैदा किए कि कई योद्धा अपने घर नहीं लौट पाए। जो बच गए उनका क्या हुआ? युद्ध खत्म होने के बाद अगेमेम्नॉन, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा विजेता मानता था, अपने देश जहाजों के साथ पहुंचा माइसीने। इसके साथ ट्रॉय की राजकुमारी कैसेंड्रा भी थी, जिसे वो अपनी दासी बनाकर लाया था। अब अगेमेम्नॉन को लगा कि उसका भव्य स्वागत होगा, लेकिन लौटते ही उसकी कहानी का पटाक्षेप हुआ। कैसे? आप याद कीजिए कि युद्ध में जाने से पहले अगेमेम्नॉन ने अपनी बेटी की बलि दी थी और जो पत्नी थी क्लाइटेमनेस्ट्रा,
10 साल से सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रही थी, बदला। माफ नहीं किया था उसने। जैसे ही अगामेम्नॉन का रथ महल के दरवाजे पर रुका, क्लाइटेमनेस्ट्रा बाहर आई। उसने अगामेम्नॉन के पैरों के नीचे लाल रंग का कीमती कपड़ा बिछाया, रेड कारपेट। अब अगामेम्नॉन बहुत थक गया था, उसे लगा कि पहले नहाता हूं। तो जैसे ही बाथटब में उतरा नहाने, तभी क्लाइटेमनेस्ट्रा ने कुल्हाड़ी निकाली, एक के बाद एक 3 वार किए और अगामेम्नॉन को मार डाला। इसके बाद क्लाइटेमनेस्ट्रा ने बाहर निकलकर कैसेंड्रा को भी मारा। अगामेम्नॉन की मौत के साथ ही मारे गए ग्रीक योद्धाओं में एक नाम और जुड़ गया। अब जो योद्धा बच गए, उनमें सबसे प्रोमिनेंट नाम किसका था? ट्रॉय की जीत का नायक ओडिसियस। उसे घर पहुंचने में 10 साल और लगे। लड़ाई पूरी होने के बाद घर पहुंचने के लिए उसे समंदर में राक्षसों, जादुई ताकतों और देवताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। ओडिसियस की वापसी की कहानी अपने आप में एक अलग महाकाव्य है, जिसे दी ओडिसी के नाम से जाना जाता है। और इस कहानी का एक रिश्ता मॉडर्न शहरों से भी है। पहला, पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस के नाम के पीछे कई थ्योरीज हैं। इनमें से एक के मुताबिक ट्रॉय के पतन के बाद जो लोग बचकर यूरोप की तरफ गए थे, उन्होंने अपने उसी राजकुमार की याद में शहर का नाम पेरिस रखा था। एक और शहर है रोम। जब ट्रॉय जल रहा था तो उसके लपटों के बीच से एक योद्धा बच गया, एनियस। उसने अपने बूढ़े पिता को कंधे पर लिया और ट्रॉय की पवित्र मूर्ति पैलेडियम को लेकर वो भागने में कामयाब रहा। एनियस सालों तक समंदर में भटकता रहा और अंत में इटली के तट पर पहुंचा और इसी एनियस के वंशजों ने आगे चलकर रोम की नींव रखी। ऐसी एक दंत कथा। इसी के साथ इस कहानी का एक पार्ट पूरा होता है। ये पहला पार्ट ही था। अगला पार्ट ओडिसी है। ट्रोजन वॉर खत्म हुए पूरे 10 साल बीत चुके थे। दुनिया बदल गई थी इन 10 सालों में। जंग में लड़ने वाले ज्यादातर योद्धा या तो अपने घर पहुंच चुके थे या मारे जा चुके थे, लेकिन इथका के राजा ओडिसियस का कोई सुराग नहीं था। इथका, जो ग्रीस के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा आइलैंड है, वहां की हवा में एक षड्यंत्र की बू तैरती थी। तब होमर लिखते हैं कि महल के भीतर का सीन किसी हॉरर फिल्म जैसा था। होमर ने फिल्म नहीं लिखा है, हम आपको बता रहे हैं। ओडिसियस के जाने के बाद शहर के रईसों ने उसे अपनी अय्याशी का अड्डा बनाया। इन रईसों की गिनती थी 108 और इरादे इनके 420। ओडिसियस की पत्नी और इथिका की रानी का नाम था पेनेलोपी। ये लोग इस उम्मीद में थे कि वो पेनेलोपी से शादी करके इथिका की गद्दी पर कब्जा जमाएंगे। तो ट्रोजन वॉर के इन 10 सालों में इन 108 रईसों ने महल को खूब लूटा खसोटा, खूब शराब पी गए, महल की दासियों को हड़प लिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओडिसियस की पत्नी पेनेलोपी एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में थी। ओडिसियस को युद्ध में 10 साल हो गए थे गए। पेनेलोपी को तो उम्मीद थी कि पति जिंदा होगा, लेकिन इतने सारे मर्दों से वो कैसे निपटें। दिन पर दिन प्रेशर पड़ता था कि वो किसी एक को चुनकर उससे ही शादी कर लें। और ऐसे में पेनेलोपी ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने ऐलान किया कि मैं अभी किसी को शादी के लिए नहीं चुनती, क्योंकि मैं ओडिसियस के बूढ़े पिता लार्तेस के लिए एक कफन बुन रही हूं। पेनेलोपी ने शर्त रखी कि जिस दिन ये कफन बुनकर पूरा हो जाएगा, मैं नया पति चुन लूंगी। अब इसी में पेनेलोपी की चालाकी थी। वो दिन भर कफन बुनती और रात को उसे उधेड़ देती। 3 साल तक उन्होंने इस तरह सबको रोके रखा और इस बीच ओडिसियस का बेटा टेलेमाकस बड़ा हुआ। जब ओडिसियस जंग पर गए थे, टेलेमाकस एक बच्चा था, पर अब तो 20 साल का जवान हो गया। अपने ही घर में बेबसी महसूस करता था। देखता था कि कैसे उसके पिता की विरासत को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन वो करता क्या, अकेला था और रईसों की तादाद बहुत ज्यादा थी। टेलेमाकस के पास एक ही उम्मीद थी कि वो अपने पिता का पता लगा ले किसी तरह, क्योंकि ओडिसियस वापस आ जाते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ओडिसियस का हालांकि कोई अता ही पता नहीं। ट्रोजन वॉर जीतने के बाद उन्होंने ट्रॉय से इथिका की यात्रा शुरू की थी, यानी आज के तुर्की से ग्रीस तक। लेकिन इस वापसी की यात्रा में वो कहां गायब हुए, किसी को पता नहीं था। अब इन्हें ढूंढने के लिए टेलेमाकस को मदद की जरूरत थी और ये मदद इसे मिली एक देवी से। ओडिसी से पहले की कहानी यानी ट्रोजन वॉर की कहानी में एक देवता का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था। देवी कह लीजिए, अथीना। ये देवताओं के राजा ज़्यूस की बेटी थी। ट्रॉय और ग्रीक्स की लड़ाई में अथीना ने ग्रीक्स का साथ दिया था, क्योंकि ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में अथीना के बदले एक दूसरी देवी को चुन लिया था। इस बात से आग बबूला होकर उन्होंने युद्ध में ट्रॉय के दुश्मन ग्रीक्स का साथ दिया। और यही नहीं, ट्रॉय का युद्ध जीतने में ट्रोजन हॉर्स का बड़ा रोल था, यानी एक नकली घोड़े में छिपकर ग्रीक योद्धा ट्रॉय की जो इम्पेनिट्रेबल दीवारें मानी जाती थी उसके भीतर घुसे थे।
ट्रोजन हॉर्स का आइडिया था ओडिसियस का, और ये आइडिया उन्हें अथीना ने ही दिया। अब देवी अथीना ने ट्रोजन वॉर में ग्रीक्स की मदद की, खासकर ओडिसियस की मदद की। तो युद्ध खत्म होने के बाद जब ओडिसियस गायब हुए, अथीना ने उनकी मदद के लिए अपने पिता ज़्यूस के पास अर्जी लगाई। अथीना ने ज़्यूस के सामने ओडिसियस की वकालत की, कहा कि ओडिसियस जैसा इंसान जिसने देवताओं की हमेशा इज्जत की, वो इतनी तकलीफ में क्यों है। तब ज़्यूस ने बताया कि ओडिसियस की सारे परेशानी का कारण एक ही है, पोसाइडन। पोसाइडन ग्रीक मिथकों में समंदर के देवता और ज़्यूस के भाई हैं। पोसाइडन ओडिसियस से भयंकर नफरत करते थे। क्यों, वो आगे कहानी में आपको क्लियर होगा। बहरहाल ये समझिए कि पोसाइडन के कारण ही ओडिसियस घर नहीं लौट पा रहे थे, असल में एक द्वीप पर फंसे हुए थे। अथीना चाहती थी कि ओडिसियस को आजाद कराया जाए, और ज़्यूस इस मामले में दखल देने से डर रहे थे क्योंकि उनके भाई पोसाइडन की ओडिसियस से बड़ी दुश्मनी थी। फिर भी अपनी बेटी की जिद के आगे ज़्यूस को झुकना पड़ा। उन्होंने अथीना से वादा किया कि वो ओडिसियस की रिहाई के लिए देवताओं के दूत हर्मीस को भेजेंगे। हर्मीस के पास उड़ने वाले जूते थे, और इस तरह हर्मीस रवाना हुए ओडिसियस को रिहा करवाने के लिए। अब ओडिसियस द्वीप पर फंसे कैसे और आगे उनका क्या हुआ, उससे पहले कहानी एक बार फिर मुड़ती है इथिका की तरफ, क्योंकि इस कहानी में एक तरफ ओडिसियस है, एक पिता जो घर लौटना चाहता है, लेकिन एक बेटा भी तो है जो अपने पिता को घर लाने की पुरजोर कोशिश करेगा। इथिका में टेलेमेकस इस उधेड़बुन में लगा हुआ था कि किसी तरह उसका घर लालची रईसों से आजाद हो। एक रोज उसकी मुलाकात एक मुसाफिर से हुई। ये असल में देवी अथीना थी जो भेष बदलकर इथिका के महल में पहुंची थी। अथीना ने टेलेमेकस को उकसाया, कहा कि अब बच्चा नहीं है तू, अपनी आवाज उठा। साथ ही अथीना ने उसे मशवरा दिया कि वो स्पार्टा जाए ताकि अपने पिता का कोई सुराग भी खोज ले। अथीना से बातचीत के अगले रोज टेलेमेकस ने एक पब्लिक असेंबली बुलाई, जनता खड़ी की और गरजते हुए कहा कि मेरे घर को लूटना बंद करो, क्या तुम लोगों में रत्ती भर शर्म नहीं बची। अब इतना सुनकर वहां मौजूद रईसों में से एक, जिसका नाम एंटीनोस था, उसने टेलेमेकस का मजाक उड़ाया कि सारा दोष तेरी माँ का है। उसने कहा कि तुम्हारी माँ पेनेलोपी 3 साल से हमको बेवकूफ बना रही है। इसके बाद एंटीनोस ने राज सबके सामने खोल दिया कि रानी दिन में कफन बुनती है और रात को उधेड़ती भी है। राज खुलते ही टेलेमेकस अकेला पड़ गया। उसने आसमान की ओर देखकर देवताओं से मदद की गुहार लगाई। होमर लिखते हैं कि तभी वहां 2 चीलें उड़ती आईं। ये देवताओं का संकेत था। बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया कि यह अपशकुन का संकेत है, लेकिन रईसों ने इस बात को हवा में उड़ा दिया। टेलेमेकस के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने फैसला किया कि वो अथीना के बताए अनुसार स्पार्टा जाएगा और बाहरी मदद भी लेगा। एक जहाज और 20 नाविक लेकर टेलेमेकस स्पार्टा की ओर निकला, और स्पार्टा में उसकी मुलाकात हुई किंग मेनेलॉस से। अब ये जो किंग मेनेलॉस है, ये ट्रोजन वॉर का एक इंपॉर्टेंट किरदार है। मेनेलॉस की पत्नी थी हेलेन, जो दुनिया की सबसे सुंदर औरत मानी जाती थी, और ट्रॉय का राजकुमार जो पेरिस नाम था, जिसका हेलेन को ही लेकर भागा था। और इस चक्कर में ट्रॉय और ग्रीस के बीच हुई थी जंग। ट्रॉय की जंग में ग्रीक्स को लीड करने वाले अगामेम्नॉन इन्हीं मेलेनॉस के भाई थे। ट्रॉय की जीत असल में मेलेनॉस की ही जीत थी, क्योंकि इस जंग को जीतकर उन्होंने अपनी पत्नी हेलेन को वापस हासिल किया था। मेनेलॉस को जब पता चला कि टेलेमेकस ओडिसियस का बेटा है, तो तुरंत उसकी मदद को तैयार हुए। मेनेलॉस ने बताया कि उन्हें पता है कि ओडिसियस कहाँ है। मेनेलॉस ने बताया कि मिस्र में उन्हें प्रोटियस नाम के एक देवता ने ओडिसियस के बारे में बताया था। क्या बताया था? ये कि असल में ओडिसियस एक द्वीप पर फंसे हैं, जहां कैलिप्सो नाम की एक निम्फ ने उन्हें कैद करके रखा था। निम्फ का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई परी या अप्सरा है। ग्रीक मिथकों में निम्फ उन देवियों को कहते थे जिनके पास समंदर या कुदरत से जुड़ी ऐसी हुई कोई ताकत हो, सम्मोहन की ताकत भी कह सकते हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन अगर आपने देखी तो कैलिप्सो का किरदार उसमें भी आता है। अब कैलिप्सो ने ओडिसियस को कैद क्यों किया, यह समझने के लिए कहानी पहुंचती है ओजिजिया नाम के एक द्वीप पर। ग्रीक मिथकों के अनुसार ओजिजिया स्वर्ग जैसा एक द्वीप है जहां कैलिप्सो रहती है। ट्रोजन वॉर 10 साल तक लड़ी गई। उसके बाद अगले 7 साल तक ओडिसियस इसी आइलैंड पर फंसे रहे। क्यों? क्योंकि दरअसल कैलिप्सो को ओडिसियस से प्यार हो गया था। वो चाहती थी कि ओडिसियस उनके साथ ही वहां बसे, जबकि ओडिसियस को जन्नत नहीं अपना घर चाहिए था। कैलिप्सो ने उन्हें अमर बनने तक का ऑफर दिया, लेकिन ओडिसियस माने नहीं। इसके बावजूद वहां से निकलने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था।
7 साल फंसे रहने के बाद एक दिन उनके लिए मदद आई और ये वही देवताओं का दूत हर्मीस था जिसे अथीना के कहने पर ज्यूस ने भेजा था। हर्मीस ने कैलिप्सो को ज्यूस के आदेश के बारे में बताया। उसने कहा कि ज्यूस का आदेश है कि ओडिसियस को आजाद कर दिया जाए। यह सुनकर कैलिप्सो बहुत नाराज हुई। उसे लगा कि देवताओं का तो डबल स्टैंडर्ड है। जब कोई देवता किसी इंसान से प्यार करता है तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई देवी ऐसा करती है तो उसे रोका जाता है। मगर ज्यूस की ताकत के आगे कैलिप्सो मजबूर, तो अंत में उसने ओडिसियस को जाने की इजाजत दी। ओडिसियस और उनके साथियों ने आइलैंड के पेड़ों को काटकर लकड़ी की एक राफ्ट तैयार की और कैलिप्सो ने उन्हें रास्ते के लिए अनाज, पानी और शराब भी दी। इसके बाद ओडिसियस घर की यात्रा पर निकलते हैं। 7 साल कैद में रहने के बाद ओडिसियस को लगा कि अब कम से कम वो घर पहुंच जाएंगे, लेकिन मुसीबतों का अंत नहीं हुआ। महाकाव्य कैसे बनता? 17 दिन समंदर में यात्रा करने के बाद 18वें दिन उन्हें क्षितिज पर फाइशिया के पहाड़ दिखाई दिए। फाइशिया एक और मिथिकल आइलैंड का ही नाम है, ग्रीक मिथक। फाइशिया ओडिसियस के घर के नजदीक था। उन्हें लगा कि चलो अब घर आने ही वाला है, लेकिन तभी एंट्री हुई ओडिसियस के सबसे बड़े दुश्मन की। दरअसल जब ज्यूस ने ओडिसियस की रिहाई का हुक्म दिया था तब वहां एक देवता मौजूद नहीं था, समंदर का देवता पोसाइडन। अब पोसाइडन जब माउंट ओलंपस लौटे और उन्होंने देखा कि ओडिसियस घर के इतने करीब पहुंच गए हैं, तो पोसाइडन को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से समंदर में तूफान पैदा कर दिया। ओडिसियस का बेड़ा टूट गया। वो और उनके सारे साथी समंदर में गिर गए। कहानी के अनुसार तब समंदर से इनो नाम की एक जलदेवी निकली। इन्होंने, या उन्होंने कह लीजिए अगर इनो को आपको एड्रेस करना है, तो ओडिसियस को एक जादुई दुपट्टा दिया। उन्होंने कहा कि इसे अपनी कमर पर बांधो, जब तक ये तुम्हारे पास है तुम डूबोगे नहीं। 2 दिन और 2 रात ओडिसियस समंदर की लहरों से लड़ते रहे और अंत में वो फाइशिया के तट पर पहुंच ही गए। यहां आकर अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। होमर को इन मीडिया रेस्ट में लिखा गया, यानी कहानी कहने का ये एक तरीका है। बीच से कहानी शुरू करके फिर फ्लैशबैक और फिर फॉरवर्ड करके सुनाई जाती है। उसी तरह होमर के महाकाव्य में फाइशिया के आइलैंड पर ओडिसियस भी अपनी कहानी सुनाते हैं कि ट्रोजन वॉर के समय जब वो खत्म हो गई, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। फाइशिया के तट पर जब ओडिसियस पहुंचे तब उनकी मुलाकात राजकुमारी नौसिका से हुई। कहानी कहती है कि इसके पीछे भी असल में अथीना ही थी। अथीना ने सपने में राजकुमारी से कहा था कि वो नदी के तट पर जाए। यहां जब राजकुमारी और उनकी सहेलियों ने ओडिसियस को देखा तो घबरा गईं। ओडिसियस की हालत बहुत खराब थी। पूरा बदन नमक से भरा था, बाल उलझे हुए थे और उनके पास शरीर ढकने के लिए सिर्फ एक पत्ता था। तो सारी लड़कियां डरकर भागी, लेकिन नौसिका खड़ी रही। नौसिका ने ओडिसियस को साफ कपड़े दिए। ओडिसियस मदद मांगने के लिए सीधे राजा के पास जाना चाहते थे, लेकिन नौसिका ने उन्हें रोका। कहा कि अगर शहर के लोग राजकुमारी को किसी अजनबी मर्द के साथ देख लेंगे तो अफवाह उड़ेगी, अवॉइड करते हैं। उन्होंने फिर ओडिसियस को एक रास्ता बताया। राजकुमारी ने कहा कि वो महल में जाएं और सबसे पहले उनकी मां यानी रानी अरीते के पैर में गिरें। फाइशिया की रानी का बड़ा सम्मान था। अगर रानी ने उन्हें स्वीकार कर लिया तो उनकी घर वापसी का रास्ता हो जाएगा साफ। ओडिसियस शहर की तरफ बढ़े। अथीना ने उन्हें एक जादुई कोहरे से ढक दिया ताकि कोई उन्हें परेशान न करे, लेकिन जब वो महल पहुंचे तो अंदर चल रही थी दावत। ओडिसियस सीधे रानी अरीते और राजा एल्सिनोस के पास पहुंचे तो कोहरा हट गया। अचानक एक अजनबी को राजा रानी के पैरों में देखकर सब सन, लेकिन उन्होंने ओडिसियस को दुत्कारा नहीं। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली है, ओडिसी को आप पढ़ेंगे तो आपको बार बार ऐसे मौके मिलेंगे जब कोई अजनबी किसी के पास मदद को जाता है या अचानक आ धमकता है तो लोग उसे दुत्कारते नहीं। इसका कारण था जीनिया का कानून। ग्रीक सभ्यता में जीनिया का मतलब था कि कोई भी मदद मांगने आए या तुम्हारे घर आए तो उसका स्वागत करो। ट्रोजन वॉर वाली कहानी में जब राजकुमार पेरिस स्पार्टा पहुंचता है तो सब उसका आदर सत्कार करते हैं। बाद में वो इसी का फायदा उठाकर हेलेन को लेकर भाग निकलता है। ट्रोजन वॉर लड़ने का एक मोटिवेशन ये भी था, स्पेशली बाकी राजाओं के लिए, कि पेरिस ने जीनिया का अपमान किया था। किसी ने तुम्हें अपने घर में सम्मान दिया और तुमने धोखा दे दिया, बीवी लेके भाग गए। तो जीनिया का जो रेफरेंस है बार बार आपको ग्रीक लिटरेचर में मिलता रहेगा। इसी जीनिया के चलते फाइशिया के राजा ने ओडिसियस की मदद की। हालांकि ओडिसियस ने शुरुआत में ये बात किसी को बताई नहीं कि वो हैं कौन। इसके बावजूद राजा ने उन्हें ठहरने के लिए जगह दी और वादा किया कि वो एक जहाज के साथ उन्हें रवाना करेंगे। रवानगी से पहले हालांकि एक घटना हो जाती है। राजा की सभा में एक दिन एक गायक को बुलाया जाता है।
डेमोडोकस। इस नाम का गायक देख नहीं सकता था, लेकिन गाता बड़ा सुंदर था। उस दिन दरबार में उसने अपना वाद्य यंत्र उठाया और गाना गाकर एक कहानी उसने सुनाई, महाकाव्य। अब इत्तेफाक से यह कहानी ट्रोजन वॉर की ही थी। डेमोडोकस गाने लगा कि कैसे युद्ध के मैदान में ओडिसियस और अखिलीस की बहस हुई। सभा में मौजूद ओडिसियस ने जैसे ही ये सुना, भावुक हो गए। उन्होंने अपना चेहरा चादर से ढक लिया ताकि कोई आंसू न देख सके, लेकिन राजा ने देख लिया। राजा को लगा कि घर की याद के कारण शायद मेहमान रोता है, इसलिए उन्होंने मूड बदलवाने के लिए अगले दिन खेल कूद और मुकाबलों का आयोजन करवाया कि मेहमान क्यों डिप्रेस करना। इस आयोजन के दौरान एक नौजवान ने ओडिसियस को यकीन कर दिया चैलेंज। उसने ओडिसियस का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि ये तो कोई थका हुआ व्यापारी लगता है, योद्धा नहीं होगा। अब है तो वॉरियर ही अंदर, चाहे थका हो। ओडिसियस को गुस्सा आया और उन्होंने एक भारी पत्थर उठाया और उसे इतनी दूर फेंका कि सब देखते ही रह गए। उस रात एक बार फिर दावत हुई। गायक डेमोडोकस ने एक बार फिर गाना गाया। इस बार उसने ट्रोजन हॉर्स की कहानी सुनाई, यानी वो हिस्सा जिसमें ओडिसियस ने लकड़ी के घोड़े के अंदर छुपकर शहर पर कब्जा किया था। यह सुनकर ओडिसियस बच्चों की तरह रोए। अब राजा चुप नहीं रह सके। उन्होंने पूछा कि अजनबी, तुम कौन हो? जब भी ट्रॉय का जिक्र आता है तो तुम रोते हो, कोई बात है क्या? तुम्हारा अपना कोई वहां मारा गया था? अपनी पहचान बताओ। ओडिसियस एक लंबी सांस लेते हैं और अपना सिर उठाते हैं, कहते हैं कि मैं हूं ओडिसियस, लार्तेस का बेटा, ट्रॉय का विजेता, और अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 10 साल से मैं था कहां। ओडिसी में यहां से आगे जो कहानी है वो फ्लैशबैक में चलती है। यहां ओडिसियस उस सफर की कहानी सुनाते हैं जो ट्रॉय की जीत के ठीक बाद शुरू हुआ था। ओडिसियस ने कहानी कही, जब हम ट्रॉय से निकले तो हमारे पास 12 जहाज थे। सबसे पहले हम इस्मारस पहुंचे। हमने वहां हमला किया, लूटपाट की। मैंने अपने आदमियों से कहा कि फौरन यहां से निकलो, लेकिन वो माने नहीं। किनारे पर बैठकर दारू पीते रहे और जश्न मनाते रहे। यही पहली गलती थी। इस्मारस के पड़ोसियों ने हमला कर दिया और मेरे कई साथी वहीं मारे गए। वहां से निकलने के बाद ज्यूस ने एक भयानक तूफान भेजा। 9 दिन हम समंदर में भटकते रहे और ऐसे में यह कहानी आगे लंबी चलती है। इसमें कई जादुई शैतान, रहस्यमय ताकतें वगैरह आती रहती हैं। सबसे पहले जिक्र आता है लोटस ईटर्स का। समंदर में 9 दिन तक भटकने के बाद ओडिसियस और उनके साथी एक ऐसे देश पहुंचे जिसे लोटस ईटर्स का देश कहते थे। इस आइलैंड के लोग एक खास किस्म का कमल का फूल खाते थे, जिसे खाते ही ऐसा नशा होता था कि इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। ओडिसियस अपने 3 साथियों को उस द्वीप पर भेजते हैं जो लोटस का फूल खा लेते हैं और फिर वापस लौटने से कर देते हैं इनकार, याददाश्त चली गई। ओडिसियस किसी तरह उन्हें जहाज पर वापस लाते हैं और खंभों से बांधते हैं। सफर आगे बढ़ता है। इसके बाद ओडिसियस का जहाज पहुंचा एक ऐसे द्वीप पर जहां साइक्लॉप्स रहते थे। साइक्लॉप्स यानी एक आंख वाले बड़े राक्षस जो पहाड़ों की गुफाओं में अकेले रहते हैं और भेड़ बकरियां पालते हैं। उनकी भेड़ बकरियां भी बड़े साइज की होती हैं। ओडिसियस को इस आइलैंड पर एक बड़ी गुफा दिखी। बाहर भारी पत्थर लगा था। ओडिसियस और उनके साथी गुफा में घुसे तो उन्होंने देखा कि वहां दूध है, पनीर है, भेड़ों का ढेर है। अब ओडिसियस के साथी चाहते थे कि ये सामान लेकर भाग जाएं, अपने को सप्लाई चाहिए रास्ते के लिए, लेकिन ओडिसियस ने रुकना चुना इस कौतूहल में कि गुफा के मालिक को देख सके कि रहता कौन है यहाँ। ओडिसियस के साथी गुफा के अंदर। तो शाम को वहां पे एक राक्षस आया जिसका नाम था पॉलीफेमस। पॉलीफेमस ने जैसे ओडिसियस और उसके साथियों को देखा, 2 लोग अपने हाथों में उठाए, दीवारों पर पटका और कच्चा ही खा गया। इसके बाद उसने गुफा का दरवाजा एक भारी पत्थर से बंद कर दिया। ओडिसियस और उनके साथी अंदर ही रह गए। क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ओडिसियस आगे बताते हैं कि वो उस राक्षस को मार सकते थे, लेकिन ऐसा करते तो गुफा के दरवाजे पर लगा पत्थर कौन हटाता। ऐसे में उन्होंने गुफा के अंदर ही छुपकर रात बिताने की ठानी। अगली सुबह पॉलीफेमस उठा तो उसने ओडिसियस के 2 और साथियों को खाया। इसके बाद वो अपनी भेड़ें चराने के लिए बाहर निकला और गुफा का दरवाजा उसने फिर से पत्थर से बंद कर दिया। अब दरवाजा बंद तो ओडिसियस और उनके साथी फिर अंदर। रात को राक्षस वापस आएगा, फिर से खाएगा, किया क्या जाए। अब ओडिसियस ये सोच ही रहे थे कि उन्हें गुफा में जैतून की लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा दिखा, जिसे देखकर उन्हें एक आइडिया आया। ओडिसियस ने लट्ठे को छीलकर नुकीला बनाया और गर्म राख में छुपा दिया। अब शाम को जब पॉलीफेमस लौटा तो ओडिसियस ने उससे सम्मान से बात की। इसके बाद एक शराब का प्याला पेश किया।
अब ये जो शराब है ओडिसियस को एक पुजारी ने दी थी, जो इतनी पोटेंट थी, इतनी किसको कह लीजिए कि भारी शराब थी कि उसके एक हिस्से में 20 गुना पानी मिलाना पड़ता था। ओडिसियस ने यह शराब पॉलीफेमस को दी। पॉलीफेमस ने उसे पिया और नशे में झूमकर बोला, ए अजनबी, नाम क्या है तेरा, मैं तुझे इनाम दूंगा। अब ओडिसियस दिमागदार आदमी, उन्होंने जवाब दिया कि मेरा नाम है नोबडी। पॉलीफेमस ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, मेरा इनाम यह है कि मैं नोबडी को सबसे आखिर में खाऊंगा। और ये बोलकर पॉलीफेमस शराब के नशे में धुत होकर वहीं गिर गया, सो गया। यही मौका था। ओडिसियस ने राख में छिपाई नुकीली लकड़ी निकाली और उसे आग में लाल किया और पूरी ताकत से पॉलीफेमस की इकलौती आंख में घुसा दी। पॉलीफेमस दर्द से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर घाटी के बाकी साइक्लॉप्स भी आकर गुफा के बाहर जमा हुए, बाकी राक्षस। अब यहां देखिए क्या दिलचस्प खेल होता है। लिटरेचर में ह्यूमर का कैसा दिलचस्प इस्तेमाल है। जो बाकी साइक्लॉप्स मदद के लिए आए हैं पॉलीफेमस से पूछ रहे हैं कि पॉलीफेमस क्या हुआ, कौन तुझे मारता है। अंदर से पॉलीफेमस क्या चिल्ला रहा है कि नोबडी मुझे मार रहा है, नोबडी ने मुझे अंधा कर दिया। बाकी साइक्लॉप्स सोचते हैं कि ये पॉलीफेमस हो गया है पागल। बोले ठीक है पॉलीफेमस, अगर नोबडी तुम्हें नहीं मार रहा तो ये भगवान की इच्छा है। ऐसा कहकर बाकी साइक्लॉप्स लौट गए। इधर पॉलीफेमस अंधा, लेकिन ओडिसियस ने उसे मारा नहीं, क्योंकि मार देंगे तो गुफा के दरवाजे पर रखा बड़ा सा पत्थर कौन हटाएगा, वो पत्थर भी तो भारी है। अगली सुबह पॉलीफेमस ने गुफा का पत्थर हटाया और दरवाजे पर हाथ फैलाकर बैठ गया कि ओडिसियस और उसके साथी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो हाथ में उठाऊंगा, खा लूंगा। ये देखकर ओडिसियस ने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने खुद को और अपने साथियों को भेड़ों के पेट पर बांध दिया, नीचे पैरों के बीच में। अब ये भेड़ें हमने बताया था साइक्लॉप्स की तरह साइज में बड़ी बड़ी थी, तो जब वो बाहर निकली तो पॉलीफेमस ने पीठ छुई ऊपर से, लेकिन नीचे बंधे आदमियों को नहीं समझ पाया कि नीचे आदमी है। इस तरह ओडिसियस और उनके साथियों की जान बची। इस प्रसंग में हमें उस बात का जवाब भी मिलता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया कि ओडिसियस के 10 साल घर ना लौट पाने का एक बड़ा कारण था समंदर के देवता पोसाइडन से उनकी दुश्मनी। इस दुश्मनी की शुरुआत इसी साइक्लॉप्स वाले प्रसंग के दौरान हुई। दरअसल ओडिसियस ने जिस साइक्लॉप्स पॉलीफेमस को अंधा किया था वो पोसाइडन का ही बेटा था। उसके चंगुल से भाग निकलने की खुशी में ओडिसियस ने एक ऐसा अहंकार पैदा कर लिया खुद में कि जाते हुए उन्होंने पॉलीफेमस को ही चुनौती दे डाली। चिल्ला कर बोलते हैं कि पॉलीफेमस, अगर कोई पूछे कि तेरी आंख किसने फोड़ी तो कहना कि इथिका के राजा ओडिसियस ने ऐसा किया। इस बात से पॉलीफेमस इतना गुस्सा हुआ कि उसने सीधे अपने पिता पोसाइडन से प्रार्थना की, हे पिता, ओडिसियस को कभी घर न पहुंचने देना, और अगर ये पहुंचे भी तो बहुत सालों के बाद पहुंचे, इसके सारे साथी मर जाएं और ये एक अजनबी जहाज पर अकेले अपने घर लौटे। पोसाइडन ने अपने बेटे की ये बद्दुआ सुन ली और यहीं से असली बुरा वक्त शुरू हुआ ओडिसियस का। पॉलीफेमस को अंधा करने के बाद ओडिसियस और उनके बचे हुए साथी समंदर में आगे बढ़े। पॉलीफेमस की बद्दुआ उनके पीछे थी, लेकिन अभी उनके पास 12 जहाजों का बेड़ा भी था। वो पहुंचे एओलिया द्वीप पर। यहां के राजा थे एओलस। एओलस कोई मामूली राजा नहीं थे, उन्हें देवताओं ने हवाओं का स्वामी बनाया था। वो तय करते थे कि कब समंदर शांत रहेगा, कब तूफान आएगा। ओडिसियस वहां 1 महीने तक रुके। उन्होंने एओलस को ट्रॉय की जंग के किस्से सुनाए और एओलस उनकी बहादुरी से बड़े प्रभावित भी हुए। जब ओडिसियस जाने लगे तो एओलस ने उन्हें एक तोहफा दिया। उन्हें एक बैल की खाल से बना हुआ बड़ा थैला ओडिसियस को सौंपा। एओलस ने उस थैले के भीतर सारी खतरनाक हवाओं को बांध दिया, सिर्फ वेस्ट विंड को खुला रखा ताकि वो ओडिसियस के जहाज को सीधे इथिका की तरफ धकेल सके। एओलस ने सख्त चेतावनी दी कि इस थैले को कभी मत खोलना। 9 दिन तक ओडिसियस और उनके साथी बिना रुके चलते रहे। 10वें दिन उन्हें अपना घर इथिका दिखाई देने लगा। इतने करीब थे कि उन्हें किनारे पर जल रही आग बीकन भी दिख रही थी। ओडिसियस 9 दिन से सोए नहीं थे। थकान के मारे उनकी लग गई आंख, और फिर वही हुआ जो बॉस के सोने के बाद टीम में होता है। यही वो लम्हा था जहां ओडिसियस के साथियों ने एक गलती की। उनके मन में आया लालच। उन्होंने सोचा कि राजा एओलस ने ओडिसियस को इस थैले में सोना चांदी दिया होगा। उन्हें लगा कि ओडिसियस सारा खजाना अकेले रखने वाले हैं। तो इन लोगों ने थैला खोला और जैसे ही गांठ खुली, सारी कैद हवाएं एक साथ बाहर निकल गई। एक भयानक तूफान उठा और ओडिसियस के जहाजों को वापस खींचकर एओलिया ले गया।
जब ओडिसियस दोबारा राजा एओलस के पास मदद मांगने पहुंचे तो राजा ने उन्हें धक्के मारकर निकाला, कहा कि जिस इंसान की किस्मत इतनी खराब हो उसकी मदद देवता भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करूंगा। अब ओडिसियस के पास कोई जादुई हवा नहीं थी। 7 दिन तक उन्हें खुद चप्पू चलाकर मेहनत करनी पड़ी। किसी तरह वो एक बंदरगाह पहुंचे जो पहाड़ियों के बीच एक तंग रास्ते जैसा था। ओडिसियस के 11 जहाज उस तंग रास्ते के अंदर चले गए। अब ओडिसियस को भान हुआ कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपना जो खुद का जहाज था बाहर ही रखा। जैसे ही ओडिसियस के 11 जहाज तंग रास्ते से अंदर गए, दोनों तरफ की पहाड़ियों से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसे। ये पत्थर उस द्वीप पर रहने वाले वो लोग फेंक रहे थे जो असल में आदमखोर थे। पलक झपकते ही ओडिसियस के 11 जहाज तबाह हुए, सैकड़ों साथी मारे गए। अब सिर्फ ओडिसियस का अपना जहाज बचा। किसी तरह भागकर वहां से जान बचाई उन्होंने और पहुंचे एया नाम के द्वीप पर। मुसीबत ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। यहां ओडिसियस का सामना हुआ सर्सी से। सर्सी सूर्य देव की बेटी थी और एक खतरनाक जादूगरनी थी। वो जड़ी बूटियों और दवाओं के जरिए इंसानों को जानवर बनाती थी। ओडिसियस ने अपने 22 साथियों को द्वीप के अंदर भेजा। इन लोगों ने एक खूबसूरत महल देखा और महल के चारों तरफ शेर और भेड़िए भी इनको देखे, लेकिन ये शेर भेड़ियों पर हमला नहीं कर रहे थे, पालतू कुत्तों की तरफ पूंछ हिलाते थे। ये सब वो लोग थे जिन्हें सर्सी ने जानवर बनाया था। सर्सी ने ओडिसियस के साथियों को दावत पर बुलाया, खाने में एक नशीली दवा मिलाई और जैसे ही उन्होंने खाना खाया, सर्सी ने अपनी छड़ी उठाई और सबको सुअर बना दिया। अब शरीर सुअर का हो गया लेकिन दिमाग तो इंसान का है। रोने लगे, बाड़े में बंद हो गए। ओडिसियस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने साथियों को बचाने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें देवताओं का वो दूत मिला जो क्रोनोलॉजी के अनुसार उन्हें कैलिप्सो से छुड़ाने आया था। सर्सी के द्वीप पर हर्मीज ने ओडिसियस को एक खास जड़ी बूटी भी दी जो सर्सी के जादू को बेअसर करती थी। ओडिसियस महल में पहुंचे। सर्सी ने उन्हें भी वही नशीली शराब दी, लेकिन ओडिसियस ने हर्मीज की जड़ी बूटी से उसका असर काट दिया। सर्सी ने अपनी छड़ी घुमाई लेकिन ओडिसियस सुअर नहीं बने। ओडिसियस ने अपनी तलवार निकाली फिर और रखी सर्सी की गर्दन पर। सर्सी दंग ओडिसियस के कदमों में गिरी और ओडिसियस ने शर्त रखी कि सर्सी उसके साथियों को फिर से इंसान बनाए। सर्सी ने किया वैसा, और इतना ही नहीं, उसने ओडिसियस और उनके साथियों की खूब खातिरदारी की। 1 साल ओडिसियस वहीं तक रुके। ये आदमी भी क्या आदमी है, मतलब जिसको घर की याद आ रही है, लेकिन जहां अच्छा लग रहा है साल साल रुक रहा है। सर्सी उनकी गाइड बनी फिर, लेकिन जब 1 साल बाद ओडिसियस ने वापस घर जाने की बात की तो सर्सी ने एक डरावनी बात भी कही। सर्सी ने कहा कि अगर तुम्हें इथका पहुंचना है तो तुम्हें पहले पाताल लोक जाना होगा, अंडरवर्ल्ड। तुम्हें उन रूहों से मिलना होगा जो भविष्य जानती हैं। अब हम ओडिसी की कहानी में उस मोड़ पर हैं जहां ट्रोजन वॉर के कई पात्र दोबारा आपके सामने आएंगे। सर्सी के द्वीप से जब ओडिसियस ने अपने घर इथिका लौटने की इच्छा जाहिर की तो एक दिक्कत भी खड़े हुई। घर जाने का रास्ता पता कैसे चले। अब दिक्कत ये थी कि भटकते हुए ओडिसियस इतनी दूर आ पहुंचे थे और इतने साल साल भी रुकते थे कि घर जाने का रास्ता मालूम नहीं था। ऐसे में सर्सी ने बताया कि रास्ता उन्हें एक ही शख्स बताएगा जिसका नाम था टाइरिसियस। अब टाइरिसियस की तो मौत हो गई थी, वो था पाताल में। पाताल लोक से कनेक्शन जोड़ने के लिए सर्सी ने ओडिसियस को फिर एक तरीका बताया। ओडिसियस अपना जहाज दुनिया के आखिरी कोने में ले गए, सिमेरियंस के देश में, जहां कहानी के अनुसार सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंचती। इस जगह पर ओडिसियस को नेकुया नाम की एक रस्म पूरी करनी थी। ओडिसियस ने किनारे पर उतरकर एक गड्ढा खोदा। उन्होंने वहां दूध, शहद, मीठी शराब और पानी चढ़ाया। अंत में उन्होंने एक काली भेड़ की बलि दी और जैसे ही ताजा खून गड्ढे में गिरा, चारों तरफ से रूहें जमा हुई। सबसे पहले एल्पनॉर की रूह आई। ये ओडिसियस का सबसे युवा साथी था। सर्सी के महल से निकलते वक्त शराब के नशे में वो छत से गिर गया था, उसकी गर्दन टूट गई थी। ओडिसियस को पता भी नहीं था कि मर गया, तो एल्पनॉर ने ओडिसियस से गुजारिश की कि उसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ कर दिया जाए, तो ओडिसियस ने वचन दिया कि ऐसा होगा। इसके बाद अगली रूह आई टाइरिसियस की, वही शख्स जो घर का रास्ता बता सकता था। लेकिन सिर्फ टाइरिसियस ही क्यों? दरअसल ग्रीक मिथकों के अनुसार देवताओं ने टाइरिसियस को ही भविष्य देखने की ताकत दी थी, इसलिए मरने के बाद भी उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म नहीं हुई थी। टाइरिसियस ने ओडिसियस को आने वाले खतरों के बारे में बताया। टाइरिसियस ने चेतावनी दी, कहा कि तुम आगे चलकर थ्रिनासिया द्वीप पहुंचोगे, वहां सूर्य देव के पवित्र बैल चल रहे होंगे। अगर तुमने या तुम्हारे आदमियों ने इन बैलों को छुआ
तो तुम्हारा विनाश तय है। उन्होंने ये भी बताया कि ओडिसियस जब इथका पहुंचेंगे तो वहां उन्हें अपने घरों में ही दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। इन चेतावनियों के साथ टाइरिसियस ने ओडिसियस को वापस लौटने का रास्ता भी समझाया कि यहां से दाएं, वहां से बाएं, फिर वहां से सीधा, टक्कर से यू टर्न। रास्ता समझ आने के बावजूद फिर एक बड़ी प्रॉब्लम बच गई। ओडिसियस ने समंदर के देवता पोसाइडन के बेटे साइक्लॉप्स को अंधा किया था। पोसाइडन लौटने नहीं दे रहे थे, तो ओडिसियस ने टाइरिसियस से इस प्रॉब्लम का हल भी पूछा, तो उसने एक रास्ता बताया जो कहानी के एकदम अंत में आएगा। शॉर्ट में हम बता दें आपको, तो ओडिसियस को एक रस्म पूरी करनी थी। और रस्म क्यों? पोसाइडन को शांत करने के लिए। टाइरिसियस के बताए इन तरीकों से ओडिसियस को घर जाने का तरीका मिल गया, लेकिन पाताल वाला प्रसंग यहीं खत्म नहीं हुआ। ओडिसियस सिर्फ टाइरिसियस की आत्मा से नहीं मिले, उन्हें अपनी मां एंटिक्लिया को भी देखना पड़ा। विडंबना देखिए कि ओडिसियस को पता ही नहीं था कि माता की मौत हो गई। जब ओडिसियस ट्रॉय की जंग पर गए थे, मां जिंदा थी। ओडिसियस ने 3 बार अपनी मां को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लगा पाए क्योंकि वो सिर्फ एक साया था। इसके बाद ओडिसियस के पास एक और आत्मा आई। ये ट्रोजन वॉर में ओडिसियस के कमांडर अगेमेम्नन की आत्मा थी। अगेमेम्नन ने ओडिसियस को बताया कि कैसे जंग से लौटने के बाद पत्नी ने ही मार दिया। उन्होंने ओडिसियस को चेतावनी दी कि किसी भी औरत, यहां तक कि अपनी बीवी पर भी आंख मूंदकर भरोसा मत करना। घर पहुंच जाओ तो चुपके से जाना। इसके बाद ओडिसियस ने महान योद्धा अखिलीस से भी बात की। अखिलीस ने एक दिलचस्प बात कही। बाइबल की कहानियों में जिक्र आता है कि जब ईश्वर ने शैतान को इंसान के आगे झुकने को कहा तो उसने इनकार किया। ईश्वर ने इसके लिए उसे सीधे नर्क भेजा। तब शैतान ने कहा था कि स्वर्ग का गुलाम होने से बेहतर है नर्क का राजा बनूंगा। ओडिसी में अखिलीस की जो आत्मा है वो ठीक उल्टी बात कहती है। वो ओडिसियस से कहती है कि मरकर यहां का राजा बनने से बेहतर है कि मैं धरती पर किसी गरीब का गुलाम बन जाऊं, वहां जिंदा रहूं। इन तमाम आत्माओं के बाद भी आत्माओं का आना जारी रहा। जब बहुत सारी आत्माएं आकर शोर करने लगी तो ओडिसियस डर गए। उन्हें लगा कि कहीं पाताल की रानी परसेफनी उन पर हमला न कर दे। वो भागकर अपने जहाज पर आए और फौरन वहां से निकल गए। वापस सर्सी के द्वीप पर पहुंचे। सर्सी ने स्वागत किया, उन्हें आगे जाने का रास्ता भी बताया। पाताल लोक से लौटने के बाद ओडिसियस का जहाज फिर से समंदर की लहरों पर था। अब ओडिसियस का सामना दुनिया के सबसे सुरीले लेकिन सबसे खतरनाक संगीत से होने वाला था। यह संगीत था सायरन्स का। सायरन्स ऐसी जीव थे जिनका शरीर तो चिड़िया का था, लेकिन सिर एक खूबसूरत औरत का। वो समंदर के बीच एक टापू पर रहती थी। उनके टापू के चारों तरफ उन नाविकों की हड्डियों के ढेर लगे थे जो उनके गानों के जाल में फंस चुके थे। सायरन्स के गाने में ऐसी कशिश थी कि जो उसे सुनता वो अपना घर, परिवार और मकसद सब भूल जाता। वो बस उस आवाज की तरफ खींचा चला आता और अंत में मारा जाता। ओडिसियस ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उन्होंने सर्सी की बताई एक तरकीब अपनाई। उन्होंने मधुमक्खी के मोम, बी वैक्स जो होता है, अपने हाथों से मसला और उसे अपने सभी साथियों के कानों पे भर दिया। अब उनके साथियों को बाहर की कोई आवाज ही सुनाई न दे। लेकिन ओडिसियस खुद गाने को सुनना चाहते थे सायरन के। इस आदमी में एडवेंचर की तो भूख है भाई। ओडिसियस ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उन्हें जहाज के मस्तूल से मजबूती से बांध दिया जाए। सख्त हिदायत दी कि अगर वो गाने सुनकर खुद को खोलने के लिए गिड़गिड़ाएं या चिल्लाएं तो साथी उन्हें और ज्यादा रस्सियों से जकड़ दें। जैसे ही जहाज सायरन्स के टापू के पास पहुंचा, हवा शांत हो गई। अचानक एक जादुई संगीत गूंजने लगा। सायरन्स गाने लगी कि आओ ओडिसियस, ट्रॉय के महान योद्धा, हमारे पास आओ। ओडिसियस का दिमाग सुन उनकी तर्क शक्ति जवाब देने लगी और पागलपन में चिल्लाने लगे कि उन्हें खोल दिया जाए, लेकिन साथियों को कुछ सुनाई ही नहीं देता था। यूरिलोचस और बाकी साथियों ने उन्हें और कसकर बांध दिया। जब टापू पीछे छूट गया और आवाज आनी बंद ही हो गई, तब जाकर ओडिसियस होश में आए। लेकिन ये राहत बहुत कम वक्त के लिए थी। आगे का रास्ता और भी सकरा था और यह था मेसिना का जलडमरू मध्य, स्ट्रेट ऑफ मेसिना। आज के हिसाब से इटली में पड़ता है और इटली के मेनलैंड को सिसिली नाम का जो द्वीप है उससे जोड़ता है, उसके बीच में पड़ता है। सिसिली वही जगह है जहां से माफिया की शुरुआत हुई। अब स्ट्रेट ऑफ मेसिना में समंदर की चौड़ाई बहुत कम थी और दोनों तरफ मौत थी। एक तरफ था सिला और दूसरी तरफ कैरिबडिस। सिला एक 6 सिरों वाली विशालकाय दैत्य थी, या था या थी, कैसे भी कह लीजिए। उसके हर सिर में दांतों की 3 कतारें थीं और उसके 12 पैर थे। एक बार में 6-6 नाविकों को उठाकर खाती थी। दूसरी तरफ कैरिबडिस नाम का एक भयानक भंवर था।
वो दिन में 3 बार समंदर के पानी को निगलता था और फिर उसे आग की तरह बाहर फेंकता था। अगर कोई जहाज इस बहावर में फंस गया तो बचना नामुमकिन। ओडिसेस के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस, या तो वो कैरिबटीज की तरफ जाएं और पूरे जहाज और साथियों को खो दें, खुद को भी, या फिर सिला की तरफ जाएं और अपने साथियों की बलि दें। ओडिसियस ने एक लीडर के तौर पर बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने सिला की तरफ जाने का रास्ता चुना। उन्होंने अपने साथियों को सिला के बारे में बताया नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि साथी डर के मारे चप्पू ही न चलाएं। जैसे ही जहाज चट्टान के पास से गुजरा, सिला ने बिजली की फुर्ती से हमला किया और 6 बहादुर नाविकों को हवा में उठा लिया। मदद के लिए अपने राजा ओडिसियस का नाम पुकारने लगे ये लोग, और ओडिसियस बेबस होकर उन्हें मरते हुए देखते रहे। किसी तरह उस सक्रिय जगह से बाहर निकले, लेकिन अब उनके सामने वो परीक्षा थी जिसका जिक्र टाइरिसियस ने पाताल में किया था, सूर्य देव का द्वीप थ्रिनासिया। ओडिसियस का जहाज जब थ्रिनासिया द्वीप के करीब पहुंचा तो उन्हें गायों और भेड़ों के रंभाने की आवाज सुनाई दी। ये सूरज के देवता हिलियोस के जानवर थे। ओडिसियस को टाइरिसियस और सर्सी की चेतावनी याद थी। उन्होंने अपने आदमियों से कहा कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं, हमको सीधे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन उनके साथियों की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अभी अभी हमले से बच के आए हैं, थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए आदमी को। ओडिसियस को अंत में उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने अपने आदमियों से कसम दिलवाई कि द्वीप पर मौजूद किसी भी गाय या बैल को हाथ नहीं लगाना। लेकिन किस्मत अब ऐसी, इसने यहां भी ओडिसियस का साथ नहीं दिया। 1 महीने तक हवा का रुख नहीं बदला तो द्वीप पर ही फंसे रहे। उनका लाया सारा अनाज और शराब खत्म हो गई। भूख से तड़पने लगे। छोटी मछलियां और पक्षी पकड़ पकड़ कर गुजारा करने लगे। एक दिन ओडिसियस शांति से प्रार्थना करने के लिए द्वीप में अंदर चले गए और वहां उनकी लग गई आंख। और फिर वही होता है जो मैंने पहले कहा था। एक ने कहा कि भूख से मरना सबसे घटिया मौत है, हम सूर्यदेव के सबसे अच्छे बैल की बलि चढ़ाएंगे और जब वापस ईदगाह पहुंचेंगे तो उनके लिए एक बढ़िया मंदिर बनवा देंगे। अगर वो हमें मरवा ही देना चाहते हैं तो समंदर में डूबकर मरना सही है, तड़प तड़प कर कौन मरेगा। उन लोगों ने फिर सूर्यदेव के सबसे मोटे और पवित्र बैल को मार डाला। जब ओडिसियस वापस आए तो मांस भूनने की खुशबू आई उनको और उनका दिल बैठ गया। समझ गए कि अब अंत करीब है, कुछ दिक्कत आएगी। कहानी कहती है कि उसी समय कुछ चमत्कार हुए। मरे हुए बैलों की खालें रेंगने लगी और भुना हुआ मांस गाय की तरह रंभाने लगा, और ये एक अपशकुन था। उधर सूर्यदेव यानी हीलियोस को जब पता चला कि ओडिसियस के लोगों ने सबसे बढ़िया बैल मार दिया तो सीधे पहुंचे देवताओं के राजा ज्यूस के पास। ज्यूस से न्याय मांगा उन्होंने और धमकी दी कि अगर ओडिसियस के साथियों को सजा नहीं मिली तो अपनी रोशनी लेकर पाताल में चला जाऊंगा, दुनिया में अंधेरा कर दूंगा। ज्यूस ने वादा किया फिर, और यह कहा कि सजा दूंगा। उधर भरपेट खाने के बाद ओडिसियस के साथी जहाज पर चढ़े। समंदर में कुछ आगे बढ़े ही थे कि अचानक आसमान काला हो गया। ज्यूस ने अपना सबसे शक्तिशाली वज्र जहाज पर गिरा दिया, थंडरबोल्ट। पूरा जहाज धुआं धुआं हो गया, साथी पानी में गिर गए और समंदर की लहरों में खो गए। सिर्फ ओडिसियस बचे। उन्होंने जहाज के टूटे हुए मस्तूल और लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा सहारा बनाया और 9 दिनों तक भूखे प्यासे समंदर में बहते रहे। और अंत में वो कलिप्सो के द्वीप ओगिया पहुंचे, जहां से ओडिसियस की कहानी शुरू हुई थी। यहां ओडिसियस की फ्लैशबैक वाली कहानी खत्म होती है। यह कहानी सुनकर राजा एल्सिनोस के दरबार में सन्नाटा पसरता है। हर कोई उस योद्धा की दास्तान सुनकर दंग, जिसने देवताओं और राक्षसों दोनों से लोहा लिया लेकिन घर का सफर रोका नहीं। राजा एल्सिनोस ने ओडिसियस की कहानी सुनकर उन्हें अपना एक जादुई जहाज दिया ताकि इस बार वो घर लौट सकें। इस जहाज में बिठाकर ओडिसियस को उनके घर इथका तक पहुंचाया भी गया। 20 साल बाद ओडिसियस अपनी मिट्टी पर पहुंचे किसी तरह, लेकिन उन्हें कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगा। 20 साल कैसे, 10 साल लड़ाई के, 10 साल वापसी की यात्रा के। पूरे द्वीप पर कोहरा था। ओडिसियस को लगा कि फाइशे वालों ने भी उन्हें धोखा ही दिया, लेकिन तभी वहां देवी अथीना आई। अथीना ने ओडिसियस को दिलासा दिया कि वो अपने घर पर ही हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। अथीना ने ओडिसियस को बताया कि कैसे उनके महल को मक्कार लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है। कौन वफादार है कौन नहीं, पता लगाना मुश्किल था। ऐसे में अथीना ने एक रास्ता दिया। अथीना ने ओडिसियस को एक भिखारी के भेष में बदला। अथीना की सलाह पर ओडिसियस सबसे पहले पहाड़ियों की तरफ गए। वहां उनका पुराना नौकर यूमेयस रहता था। यूमेयस को ओडिसी में
वफादारी यानी लॉयल्टी का सबसे बड़ा प्रतीक बताया गया है। भिखारी के बेस में ओडिसियस वहां पहुंचे। यूमेयस के शिकारी कुत्तों ने हमला किया, लेकिन यूमेयस ने उन्हें बचाया। यूमेयस खुद बहुत गरीब था, लेकिन उसने जीनिया का पूरा पालन किया। भिखारी को अपनी झोपड़ी में बिठाया, उसे आग के पास जगह दी और उसे सुअर का मांस भी खिलाया। बातों बातों में यूमेयस अपने मालिक ओडिसियस को याद करता है। फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं। कहता है, दुनिया भर से भिखारी यहां आते हैं और मेरी रानी पेनेलोपी को झूठी उम्मीदें देकर खाना और कपड़े लेके चले जाते हैं। मुझे यकीन है कि मेरा मालिक अब तक मर चुका होगा, बहुत टाइम हो गया। फिर ओडिसियस या जो भिखारी है उससे कहता है, तुम्हारा मालिक इसी महीने इसी चांद के ढलने से पहले वापस आएगा। लेकिन यूमेयस को यकीन नहीं होता है। उसने ओडिसियस को रुकने के लिए बिस्तर दिया। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। ओडिसियस ने यूमेयस को परखने के लिए एक कंबल मांग लिया और यूमेयस ने अपना इकलौता गर्म कोट उन्हें दिया। ओडिसियस समझ गए कि यह आदमी आज भी उतना ही वफादार है जितना 20 साल पहले था। ओडिसियस अपने ही घर में भिखारी के भेष में घूम रहे थे, लेकिन उनके परिवार को खबर नहीं थी। कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि ओडिसियस का बेटा टेलीमेकस स्पार्टा गया था। स्पार्टा से इथिका लौटते हुए टेलीमेकस को पता चला कि महल पर कब्जा जमाए रईसों ने उन्हें मारने का प्लान बनाया। अथीना के मार्गदर्शन में टेलीमेकस एक दूसरे रास्ते से इथिका के तट पर उतरे और वो भी सीधे यूमेयस की झोपड़ी की तरफ बढ़े। जब टेलीमेकस वहां पहुंचे तो ओडिसियस ने अपने जवान बेटे को पहली बार देखा। अब टेलीमेकस तो टेलीमेकस, बाप की शक्ल नहीं याद है ना, बच्चा था तब गया था। तो भिखारी को देखा तो दया आ गई और टेलीमेकस ने महल में खाना देने का वादा किया कि चल मेरे साथ। यूमेयस को महल भेजा गया ताकि वो पेनेलोपी को टेलीमेकस के लौटने की खबर दे सके। तो झोपड़ी में अब सिर्फ बाप और बेटा अकेले हैं। तभी अथीना प्रकट हुई। उन्होंने ओडिसियस को फिर उनके असली रूप में बदला। अब टेलीमेकस डर गए, उन्हें लगा कि ये कोई देवता है। तब ओडिसियस ने कहा कि मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं जिसके लिए तुमने इतने आंसू बहाए। दोनों एक दूसरे के गले लगकर घंटों रोए। इसके बाद प्लानिंग शुरू होती है। ओडिसियस ने पूछा कि महल में कितने लोग हैं। टेलीमेकस ने बताया 108 ताकतवर लोग हैं, फिर उनके नौकर भी हैं। ओडिसियस ने कहा कि हमारे साथ अथीना और ज्यूस हैं, तो हमको डरने की दिक्कत नहीं। प्लान बनाया, टेलीमेकस महल जाएंगे और रईसों के बीच ऐसे रहेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ, और ओडिसियस फिर से भिखारी बनकर वहां घुसेंगे। टेलीमेकस को इतने में खास काम करना था। उन्हें महल की दीवारों पर टंगे सारे हथियार यानी तलवारें और ढाल हटाकर गोदाम में बंद करने थे। तो जंग की बिसात इस तरह बिछ चुकी थी। अगली सुबह ओडिसियस और यूमेयस ने शहर की तरफ चलना शुरू किया। ओडिसियस अभी भी उसे फटे पुराने भिखारी के बेस में थे। हाथ में लाठी थी, कंधे पर एक फटी हुई झोली। वो महल के गेट पर पहुंचे। वहां गंदगी के ढेर पर एक बूढ़ा कुत्ता लेटा था जिसका नाम था आर्गोस। 20 साल पहले ओडिसियस ने उसे खुद पाला था, शिकार की ट्रेनिंग दी थी। ओडिसियस के जाने के बाद किसी ने उसकी परवाह नहीं की। कीड़ों और बीमारियों से भरा पड़ा वहीं पड़ा रहता था। और जैसे ही ओडिसियस पास पहुंचे, उस कुत्ते ने अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों में रोशनी आई। उसने कान हिलाए, अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की। 20 साल बाद भी अपने मालिक को उसने पहचाना। तो ओडिसियस की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने चेहरा घुमा लिया ताकि यूमेयस को पता ना चले। उन्होंने पूछा कि ये कुत्ता यहाँ इस हाल में क्यों पड़ा है, ये तो किसी अच्छी नस्ल का लगता है। यूमेयस ने दुख के साथ बताया कि ये ओडिसियस का कुत्ता था, अब इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं। कहानी कहती है कि जैसे ही ओडिसियस महल के अंदर गए, आर्गोस ने दम तोड़ दिया। 20 साल से सिर्फ अपने मालिक की एक झलक का उसको इंतजार था, उसने देख लिया तो आत्मा को शांति मिल गई। ये इस महाकाव्य का सबसे भावुक सीन माना जाता है। एक और दूसरा सीन है जिसमें बेटा अपनी मां की रूह को गले लगाना चाहता, लगा नहीं पाता। अब ओडिसियस महल के मुख्य हॉल में दाखिल हुए। वहां का माहौल किसी बाजार जैसा था। शोर शराबा, शराब की बू, ऊंची ऊंची आवाज। टेलीमेकस पहले से थे वहां। ओडिसियस एक एक कर हर रईस के पास हाथ फैलाने लगे। सबको आजमा रहे थे, देखना चाहते थे कि किसके दिल में कितनी दया है। ज्यादातर ने उन्हें रोटी के टुकड़े दिए, लेकिन उनका लीडर एंटिनोस आग बबूला हुआ। एंटिनोस ने यूमेयस को डांटा कि वो इस गंदे भिखारी को महल में क्यों लाया। एंटिनोस ने एक स्टूल उठाया और उसे ओडिसियस के पीठ पर दे मारा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ग्रीक समाज में भिखारी का अपमान करना देवताओं का अपमान करना माना जाता था। यहां तक कि बाकी रईस भी डर गए कि ये कुछ गलत तो हो गया। उन्हें लगा कि कहीं ये भिखारी कोई देवता ना हो जो भेष बदलकर परीक्षा लेने आया हो।
लेकिन ओडिसियस शांत रहे। उन्होंने सिर्फ एक बद्दुआ दी कि अगर गरीबों के भी देवता होते हैं तो एंटिनोस को उसकी शादी से पहले मौत मिलेगी। ऊपर के कमरे में पेनेलोपी ये सब सुन रही थी। उन्हें उस भिखारी पर तरस आया। उन्हें लगा कि शायद इस अजनबी के पास ओडिसियस की कोई खबर हो, तो उन्होंने अपनी दासी से कहा कि रात को उस भिखारी को उनके पास लाया जाए। ओडिसियस को उम्मीद थी कि पेनेलोपी पहचान लेगी। रात का इंतजार करने लगे। तभी उनके साथ एक और खेल हुआ। महल में एक और भिखारी रहता था जिसे लगता था कि महल पर सिर्फ उसका हक है। उससे लगा कि ये नया बूढ़ा भिखारी उसका कंपटीशन होगा, तो उसने ओडिसियस को धमकाया कि यहां से निकल बुड्ढे, वरना तुझे तोड़ दूंगा तेरे सारे दांत। ये देखकर बाकी रईस मजे लेने लगे। उनके लीडर एंटिनोस ने ऐलान किया कि जो ये लड़ाई जीतेगा उसे भरपेट मांस मिलेगा, शराब मिलेगी। तो लड़ाई शुरू हुई। ओडिसियस ने दूसरे भिखारी के जबड़े पर एक सटीक मुक्का मारा और उसके मुंह से खून निकाल दिया। वो वहीं ढेर हो गया। ओडिसियस ने उसे घसीटकर बाहर गेट पर बैठाया। फिर इस बीच टेलीमेकस ने ओडिसियस के साथ मिलकर वो काम किया जो उन्होंने प्लान किया था। उन्होंने चुपचाप महल की दीवारों से सारी तलवारें, भाले और ढाले उतार ली। ये सब एक गुप्त कमरे में फिर बंद किया गया। जब सबने पूछा कि हथियार कहाँ गए, तो टेलीमेकस ने बहाना बनाया कि आग के धुएं से हथियार खराब हो रहे थे। अब महल में रईसों के पास लड़ने के लिए कोई हथियार, पैसे भी नहीं था। उतनी हत्ते रह गए और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। इसके बाद रात को आखिरकार वो पलाया जब ओडिसियस अपनी पत्नी पेनेलोपी के सामने थे। 20 साल बाद खाली हॉल, सिर्फ आग जल रही थी। पेनेलोपी एक हाथी दांत की कुर्सी पर थी, आइवरी। चेहरे पर 20 साल का इंतजार और थकान साफ दिख रही थी। पेनेलोपी ने भिखारी से सवाल पूछना शुरू किया। वो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर रही थी। ओडिसियस ने फिर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो क्रीट के रहने वाले हैं और उन्होंने ओडिसियस को वहां देखा था। पेनेलोपी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सबूत मांगा कि बताओ ओडिसियस ने क्या पहना था। ओडिसियस ने बारीकी से उस रेशमी कोट और सुनहरे ब्रूज का वर्णन किया जो पेनेलोपी ने ही विदा करते हुए दिया था। तब पेनेलोपी को यकीन हुआ कि यह भिखारी सच्चा है। पेनेलोपी ने आदेश दिया कि इस मेहमान के पैर धोए जाएं। उन्होंने अपने सबसे पुरानी और वफादार दाई को बुलाया और इसी दाई ने ओडिसियस को बचपन में गोद में खिलाया था, उसी को बुलाया। जैसे ही दाई ने ओडिसियस के पैर धोने के लिए पानी का टब सामने किया, ओडिसियस घबरा गए। उनके घुटने के ठीक ऊपर एक पुराना जख्म का निशान था और ये निशान उन्हें बचपन में एक जंगली सुअर के शिकार के दौरान लगा था। जैसे ही दाई का हाथ उस जख्म पर पड़ा, वो चौंक गई। उसने ओडिसियस का पैर छोड़ दिया, जिससे पानी का बर्तन गिर गया। उसने ओडिसियस की ठुड्डी पकड़ी और धीरे से फुसफुसाई, ओ मेरे बच्चे, तू ओडिसियस है और मैं तुझे पहचान नहीं पाई। ओडिसियस ने फौरन दाई को पकड़ा और धीरे से कहा कि दाई, अगर तुम मेरी जान बचाना चाहती हो तो चुप रहो, अभी किसी को बताना नहीं। दाई पूरी बात समझ गई। उधर पेनेलोपी फिर से बातों में लग गई। उन्होंने अपना एक सपना बताया। देखा कि एक बाज आया था और उसने उनके 20 पालतू हंसों को मार डाला। ओडिसियस ने फिर सपने का अर्थ समझाया कि वो बाज ओडिसियस है और वो हंस ये रईस हैं। पेनेलोपी ने अंत में एक बड़ा फैसला सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि कल मैं रईसों के लिए मुकाबला रखूंगी, जो जीतेगा उसी से मैं शादी कर लूंगी। अगले दिन फिर सुबह होती है। ये सुबह होती है तो फिर अगला दिन होता है, ऐसे कह लीजिए। इथिका के महल में फेस्टिवल। अपोलो देवता का दिन था, जो तीरंदाजी के देवता माने जाते। 108 रईस अपनी पूरी तैयारी में थे। उन्हें लग रहा था कि आज किसी न किसी की किस्मत खुलने वाली है। वो इथिका का राजा बन जाएगा, पेनेलोपी का पति। पेनेलोपी ऊपर के कमरे से नीचे आई। हाथ में एक पुराना और भारी धनुष था। ये धनुष ओडिसियस का ही था। ओडिसियस जब ट्रॉय की जंग पर गए थे तो वो इस धनुष को साथ नहीं ले गए, वो इसे इथिका की विरासत की तरह छोड़कर गए थे। पेनेलोपी ने सबके सामने अपनी शर्त रखी कि जो भी इस धनुष की डोरी चढ़ा देगा और तीर को 12 कुल्हाड़ियों के छेदों के बीच से निकालेगा, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। ये कुल्हाड़ियां खास किस्म की थी। इनका हत्था लकड़ी का होता था और लोहे के हिस्से में एक छेद होता था। 12 कुल्हाड़ियों को एक सीधी लाइन में गाड़ा गया। अब ये बन गया एक नामुमकिन टास्क। 12 छेदों में से निकालना है और इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सटीक निशाने की जरूरत थी। सबसे पहले टेलीमेकस ने कोशिश की अपनी ताकत दिखाने के लिए। 3 बार कोशिश की, डोरी नहीं चढ़ी। चौथी बार वो लगभग कामयाबी होने वाले थे कि ओडिसियस ने इशारे से रोक दिया। ओडिसियस क्योंकि चाहते नहीं थे कि टेलीमेकस अपनी असली ताकत अभी दिखा दे। इसके बाद रईसों की बारी आई। एक एक करके बड़े बड़े सूरमा आए। लेओडीस नाम का एक पुजारी आया। उसने कोशिश की लेकिन उसके हाथ जवाब दे गए। उसने भविष्यवाणी कर दी फिर कि ये धनुष आज कई लोगों की जान लेगा। लेकिन ये जो नोबल्स थे, रईस, इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने धनुष को आग के पास रखा, उस पर चर्बी लगाई ताकि लकड़ी थोड़ी सी नरम हो जाए, लेकिन सब बेकार था।
न तो एंटिनोस धनुष को झुका पाया और न ही कोई और रईस या नोबल। इन लोगों का घमंड अब होने लगा चूर चूर। और इस बीच ओडिसियस यानी भिखारी महल के बाहर अपने 2 वफादार लोगों को तैनात कर उन्हें निर्देश देते हैं, महल के बाहरी गेट को जंजीर से बंद कर देना, कोई भी अंदर ना आ सके और कोई बाहर न जाने पाए। महल के भीतर जब भी कोई रईस प्रतियोगिता नहीं जीत पाया, ओडिसियस जो अभी भी भिखारी के वेश में थे उठे और उन्होंने धनुष मांगा, लेकिन रईस उन्हें मजाकिया उड़ाया। लेकिन आखिर में ओडिसियस ने धनुष हाथ में लिया और अपनी जगह से हिले बिना बैठे बैठे धनुष की डोरी चढ़ा दी। कहानी कहती है कि उसी वक्त आसमान में ज़्यूस की बिजली कड़की। यह संकेत था कि न्याय का समय आ गया है। ओडिसियस ने एक तीर उठाया, निशाना साधा और तीर सीधे उन 12 कुल्हाड़ियों के छेदों को पार करता हुआ निकल गया। ओडिसियस ने टेलीमाकस की तरफ देखा और कहा कि मेहमान ने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया, अब दावत का समय है। टेलीमाकस अपनी तलवार लेकर अपने पिता के बगल में खड़े हुए और इसके बाद भिखारी ने अपने चीथड़े उतार कर फेंक दिए और ओडिसियस ने अपनी तरकश से सारे तीर फर्श पर बिखेरे। उनकी आवाज हॉल में गूंजी कि तुम लोगों को लगता था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। तुमने मेरी घर को लूटा, मेरी पत्नी को परेशान किया और अब तुम्हारी सजा का वक्त है। पहला निशाना था एंटिनोस। उस वक्त शराब का प्याला उठा रहा था। ओडिसियस का तीर सीधे उसकी गर्दन के पार निकल गया और एंटिनोस वहीं ढेर। बाकी नोबल्स घबरा गए, दीवारों की तरफ भागे ताकि अपनी ढाल और तलवारें उठा लें, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं, हथियार गायब थे। साफ करने लगे। कई लोगों ने समझौता करने की कोशिश की। उन्होंने सारा दोष मरे हुए एंटिनोस पर डाला। बोले कि हम तुम्हारी सारी संपत्ति ब्याज के साथ देंगे, हमें छोड़ दे भाई। लेकिन ओडिसियस की आंखों में तो खून उतरा हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी पूरी जायदाद भी दोगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज फैसला होगा तो खून से होगा। लड़ाई शुरू हुई। अब लड़ाई तो बची नहीं थी, एक तरफा शिकार था। नोबल्स ऐसे भागते थे जैसे मधुमक्खियों के हमले से मवेशी भागते हैं। ओडिसियस ने एक एक कर सबको ढेर किया। हॉल का फर्श खून से भर गया। ओडिसियस ने सिर्फ 2 लोगों को छोड़ा, एक गायक फीमियस और दूसरा हरकारा मीडन, क्योंकि इन दोनों ने मजबूरी में रईसों की सेवा की थी, दिल से बुरे नहीं थे। महल की उन गद्दार दासियों को भी सजा दी गई जिन्होंने रईसों का साथ दिया था। ओडिसियस ने फिर महल को गंधक जलाकर शुद्ध किया। सबसे बड़ा सवाल हालांकि अभी भी बाकी था कि क्या पेनेलोपी उन्हें पहचानेगी। ओडिसियस ने इथिका के महल में जैसे ही घोषणा की कि वो वापस आ गए हैं, एक दाई दौड़ते हुए आई और उसने पेनेलोपी को बताया कि ओडिसियस वापस आ गए और उन्होंने सारे रईसों को मार दिया। पेनेलोपी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि दाई पागल हो गई। वो नीचे आई और उस अजनबी को देखा जो अब साफ कपड़ों में था। ओडिसियस चुपचाप बैठे थे। पेनेलोपी भी खामोश थी। टेलीमाकस को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपनी मां से कहा कि आप इतनी कठोर कैसे हैं? बाप मेरा 20 साल बाद आया, आप बात भी नहीं कर रही हैं। पेनेलोपी ने शांति से कहा कि बेटा, हमारे बीच कुछ ऐसे राज हैं जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। अगर ये ओडिसियस हैं तो ये खुद साबित करेंगे। पेनेलोपी ने फिर एक अंतिम परीक्षा ली। उन्होंने दाई से कहा कि ओडिसियस का जो बड़ा पलंग है उसे बेडरूम से बाहर निकालकर बरामदे में लगा दो। मेहमान हमारे आज वहीं सोएंगे। ये सुनते ही ओडिसियस उखड़ गए। उन्होंने कहा कि रानी, तुम ये क्या करती हो? मेरा पलंग कोई कैसे हटा सकता है? मैंने खुद उस बेड को बनाया था। वो एक जिंदा जैतून के पेड़ के तने पर बना है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर है, उसे हिला नहीं सकता कोई। पेनेलोपी की आंखों से आंसू बहने लगे। यही वो राज था जिसे सिर्फ वो और ओडिसियस जानते थे कि पलंग कैसे बना है। वो ओडिसियस के गले लग गई और 20 साल का इंतजार, सिसकियां और डर, सब कुछ उस एक गले मिलने में पिघलने लगा। कहानी के अनुसार उस रात अथीना ने सुबह होने में देर कर दी। उन्होंने रात को लंबा कर दिया ताकि ओडिसियस और पेनेलोपी अपनी सारी कहानियां एक दूसरे को सुना सके। कितनी प्यारी बात है। अगले दिन ओडिसियस ने अपने बूढ़े पिता से मुलाकात की। एक युद्ध भी लड़ा। दरअसल जो मारे गए रईसों के परिवार वाले थे, हथियार लेकर ओडिसियस के घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन ओडिसियस ने फिर से अपनी तलवार उठाई, एक छोटी लड़ाई लड़ी और जीते भी। एक छोटी सी लड़ाई हुई भी, लेकिन तभी अथीना ऊपर से चिल्लाए कि रुक जाओ, इथिका के लोगों, अब और खून खराबा नहीं। देवताओं का आदेश है, उसके सामने सबको झुकना पड़ेगा। अथीना ने सबके मन से नफरत मिटाई और लोगों के दिलों में ओडिसियस के लिए फिर से सम्मान भरा। इथिका में इस तरह शांति की स्थापना हुई। अब जो ओडिसी की मुख्य कहानी है यहां खत्म होती है। हालांकि महाकाव्य में आगे एक और यात्रा का जिक्र है जो एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देती है कि समंदर के देवता पोसाइडन ओडिसियस के जो दुश्मन बने, उन्होंने ओडिसियस को माफ क्यों किया।
इसकी कहानी पाताल वाले प्रसंग से जुड़ती है। आपको याद होगा कि ओडिसियस ने घर लौटने के लिए पाताल की आत्मा का आह्वान किया था। तब उन्होंने टाइरेसियस से पोसाइडन को खुश करने का तरीका पूछा था। टाइरेसियस ने जो तरीका बताया वो ओडिसी के खत्म होने के बाद शुरू होता है। ओडिसियस एक नई यात्रा पर निकलते हैं। शर्त यह थी कि इस यात्रा में ओडिसियस अपने कंधे पर नाव का एक चप्पू रखकर पैदल चलेंगे। उन्हें तब तक चलते रहना था जब तक वो एक ऐसी जगह न पहुंच जाएं जहां के लोगों ने कभी समंदर न देखा हो। इन लोगों को पहचाना कैसे जाएगा? टाइरेसियस ने उन लोगों की पहचान बताई थी कि वो अपने खाने में नमक नहीं मिलाते थे और उन्होंने कभी लाल रंग के जहाज नहीं देखे थे। टाइरेसियस ने कहा, जब कोई राहगीर ओडिसियस को देखकर ये पूछे कि तुम्हारे कंधे पर ये अनाज साफ करने वाला पंखा क्या है, तब समझना कि मंजिल आ गई है। आगे कहानी कहती है कि ओडिसियस ने उस जगह पर अपना चप्पू जमीन में गाड़ा और पोसाइडन के सम्मान में 3 जानवरों की बलि दी। एक भेड़, एक सांड, एक जंगली सुअर और एक प्रायश्चित की रस्म थी। इस रस्म के बाद ओडिसियस को वापस अपने घर इथिका लौटना था, लौटे भी, और हेकाटॉम नाम की उन्होंने एक रस्म निभाई। इस रस्म में उन्होंने सभी देवताओं को क्रम से 100 बैलों की बलि चढ़ाई और इसके बाद ओडिसियस ने अपना राज संभाला। वो ट्रोजन वॉर के चंद योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने शांति से आगे का जीवन जिया। और इसी के साथ ओडिसी की कहानी को यहीं हम खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। इस शानदार एपिसोड को अलिफ लैला के कमल ने बड़ी 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 मेहनत से लिखा था और आनंद ने बड़ी देर रात तक रुक के इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।